बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या हो सकता है करने वाले हैं। दोनों सूरतों में आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, एक अच्छे से दिन की बेस्ट विशेज़ हैं। ये सबसे आगे आया इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी याद है ना क्या हुआ था आज के दिन? क्या हुआ था आज के दिन? आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन सरप्राइज मिला था, बहुत बड़ा सरप्राइज मिला था। पाकिस्तानियों के लिए था या ये किसी और के लिए था? पाकिस्तानियों के लिए तो अच्छा था, प्लेजेंट सरप्राइज था, लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन के बाद। आपको पता है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, अगर आपको याद हो, आज से 6 साल पहले पाकिस्तान एयरफोर्स जो अपनी एक्सीलेंस की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है, आज के दिन उन्होंने एक और महारत की शानदार मिसाल कायम की। वो दुश्मन जो कि उसको ललकार रहा था, न सिर्फ ललकार रहा था बल्कि उसने हमारी सरहदों को ब्रीच करने की कोशिश की। रात के अंधेरे में उसको हमने सबके सामने ललकार के जवाब दिया। और आज का दिन यौमे फैंटास्टिक टी के तौर पे भी मनाया जाता है। जी जी बिल्कुल, अच्छी चाय भी हमने पिलाई थी। हमने कलभूषण को पकड़ा जो उनके इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे और उनको पकड़ने के बाद थोड़ी सी ज़रा उनकी धुलाई की, लेकिन हमारे जो पाक अफवाज की सिपाही हैं वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उसको बचाया और उसके बाद उसको लेकर आए, उनको खाना वाना खिलाया, चाय पिलाई और उसके बाद इज्जत के साथ हमने भारत के हवाले भी कर दिया। और मुझे याद है कि आपकी बड़ी यादें वाबस्ता है इस दिन के। तकरीबन यही लम्हात थे, यही वक्त था जब हम एक फौजी हेलीकॉप्टर के अंदर उस जगह के दौरे के लिए बतौर सहाफ़ी जा रहे थे जहां पे दावा किया था इंडियन एयरफोर्स ने कि उन्होंने एक ऑपरेशन किया है, जहां पे हमारे दरख्त गिराए थे और रास्ते में से उस हेलीकॉप्टर को वापस कर लिया गया। और जब हम लैंड हुए तो हमें पता चला कि देयर वाज सम ऑपरेशन गोइंग ऑन, जिसकी वजह से हम नहीं जा सके। और फिर हमें GHQ में पहुंच के प्रेस ब्रीफिंग में मालूम हुआ कि पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी दिखाई है और 2 इंडियन तैयारे मार गिराए हैं। बहरहाल आपकी तो ये यादें हैं ना, मेरी यादें हैं कि मैं सो के उठ रही थी तो मेरे कान में ब्रेकिंग न्यूज़ की आवाज़ आई कि पाक फिजाइया ने इंडियन एयरफोर्स के एक तैयारे को मार गिराया। एंड मैं उठ रही थी तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई एंड आई वाज लाइक कि अब ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि दिस इज द टाइम के हमें ब्यूटीफुल डे। मेरी जिंदगी में भाई खुशी के बहुत कम लम्हात आए हैं इस तरह की खबरों को लेकर। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज आई हैड, मतलब बहुत ही मजा आया था। खैर ये पेशा वराना महारत थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, जुर्रत और बर्तरी थी, जो कि अब डेफिनेटली उसकी अलामत पाक फिजाइया बन चुका है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन सामने आया है। कौमी सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया उन्होंने। सदर आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाक फौज को और पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफ कोर्स खिराज तहसीन भी पेश किया। बिल्कुल, और आज के दिन की मुनासबत से हम भी अपनी पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये दिन एक ऐसा दिन था जब पाकिस्तानी जो है ना पूरी दुनिया में उनके सर फखर से बुलंद हो गए। रात के अंधेरे में जो अटैक किया गया था उसका जवाब दिन के उजाले में दिया गया और बताकर दिया गया। और आप अगर पाकिस्तान, आई बिलीव इट वाज इन कामरा और समवेयर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये जो सोवेनियर्स है ना उस जहाज के जो गिराया पाकिस्तान ने, और कुलभूषण का वो जो यूनिफॉर्म है वो भी वी स्टिल हैव इट, यू नो, जस्ट टू शो इंडियन एयरफोर्स को दिखाने के लिए। कभी-कभी वो ज्यादा बोलते हैं, अभिनंदन, सॉरी कुलभूषण बोल रहा हूं, कुलभूषण इज इन द, वो भी तो एक इंडियन इस्तारा है हमारे पास। जी वो हमारे पास अभी भी है। इंडिया की नाकाम इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन सबूत वो भी हमारे पास। खैर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्बल रहना चाहिए और आज के दिन शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें और हमारी फौज को इस काबिल बनाया कि हम रिस्पॉन्ड कर सके। आगे बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज की तरफ। बैनुल-अक़वामी स्टोरी और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिंगापुर के हवाले से, जिसका एक बड़ा बैंक है DBS, उसने तकरीबन 4000 आसामियां खत्म करने का ऐलान कर दिया आपके खदशात की वजह से। मेरे खदशात की वजह से मेरे खदशात दुरुस्त हो रहे हैं और उसकी रीजन वही है जिसका हम रीजन AI इसको बताया जा रहा है। अब ये काम मुलाजमीन की बजाय बड़ी हद तक मसनूई जहानत से लिया जा रहा है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर DBS के तर्जुमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर आइंदा 3 वर्षों में आर्जी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जो 4000 आसामियाँ हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी और इससे जो मुस्तकिल परमानेंट मुलाजमीन है वो इस फैसले से मुतासर नहीं होंगे। और ये फैसला DBN को उन अव्वलीन बड़े बैंकों में से एक बना देगा जो इस हवाले से तफसीलात पेश करेगा कि AI जो है ना बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। DBS बैंक जो है वो इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पपोश गुप्ता, उनका ये कहना है कि इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि बैंक में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इससे मुतालिक नई मुलाजमतें पैदा हों। अच्छा, मुलाजमतें पैदा होंगी बट उसका फ़ायदा ह्यूमन्स को नहीं होगा। ह्यूमन्स को नहीं जो क्यों नहीं होगा? नई मुलाजमतें, अब AI से रिलेटेड ही नई मुलाजमतें पैदा होंगी। यार वो AI ही करेगा ना, फिर हमें क्या फ़ायदा? अब यू नेवर नो, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। AI को मैनेज करने इंसान का ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेट्स सी नई मुलाजमतें पैदा होती है या नहीं होती, बट दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। मैं एक मरतबा फिर से इसका जिक्र करूँगी। AI जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब्स को ख़त्म कर रहा है। ऑलरेडी दुनिया के अंदर हम जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला है। AI के आने के बाद मजीद खत्म हो जाएंगे तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। खैर थोड़ा सा US के हवाले से आपको बताएं, यहाँ पे भी
अमेरिका के कब्जे के बाद गजा कैसा होगा, ये भी एआई से रिलेटेड ही है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड ट्रंप जो कि ख्वाब खरगोश में रहते हैं, उन्होंने व्हाट नेक्स्ट 2025 गजा को लेकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियो जारी की है। वो गजा को एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी लोकेशन के तौर पे देखते हैं, और उनके जो दामाद है वो दुनिया भर में इस वक्त डील्स करते नजर आते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्लाजाज, कौन कौन सी फर्म्स बनेंगी और यहाँ पे किस तरह का बिजनेस होगा। तो उन्होंने एक वीडियो जारी की है कि जो गजा है वो ऐसा होगा 2025 में। 2025 का उन्होंने गजा दिखाया। उसके बाद फ्यूचर में जब ट्रंप या अमेरिका एक्वायर कर लेगा ट्रंप के बकौल, तो उसके बाद कैसा होगा, ये वीडियो के अंदर हम देख भी रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर वो दिखा रहे हैं। और आपको पता है ये जिस टाइम पे हम देख रहे थे ना वीडियो दिखाने के लिए, ट्रंप ही हमें ये एलॉन मस्क की हर जगह नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे विजुअल्स थे जो हम नशर भी नहीं कर सकते थे। तो इसको बहुत ज़्यादा हमें जो है ना सेंसर करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कट करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि हम दिखा सके कि किस तरह की वीडियो जो है ना वो ट्रंप ने जारी किया है कि अगर वो एक्वायर कर लेते हैं गजा को तो उसके बाद का गजा जो है वो किस तरह। मेरे ख्याल में खाम ख्याली उनकी, फ़लस्तीनी जो अपनी कई नस्लें यहाँ पे कुर्बान कर चुके हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी, हमें यहाँ पे मार दिया जाए, हम नहीं जाएंगे। और ये 70 लाख लोग हैं, 70 लाख लोगों की कोई हिस्ट्री के अंदर भी मिसाल नहीं है कि उनको मुंतकिल किया गया। और इससे पहले भी 1-2 बार कोशिश की गई है ऐसा होने की फाइनल सोल्यूशन के तौर पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आई डोंट सी इट हैपनिंग। ये ट्रंप साहब का ख्याल हो सकता है लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, इंडिया की बात करते हैं जहाँ पे 28 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। अच्छा, लेकिन शादी तो हो गई है, लेकिन धोखा हो गया। धोखा हो गया। किस तरह से हुआ है? जोड़ों के साथ शानदार इज्तिमाई शादी की तकरीब का वादा किया गया था जनाब। मियां वो दूल्हा दुल्हन ने नहीं, दूल्हा दुल्हन ने आपस में नहीं किया, लेकिन जब वो पिंडाल में पहुंचे ना जहां पर वादा किया गया था कि यहाँ पर आपकी शानदार किस्म की शादी होगी, तो वो बिल्कुल खाली था। और इसके लिए इन लोगों से पैसे लिए गए थे, 30 से 40 हज़ार रुपए इनसे लिए गए थे। रियासत गुजरात में ये वाकया पेश आया है और पुलिस ये बता रही है कि मुलजिमान ने 28 जोड़ों के साथ ये फ्रॉड किया है और यूं लाखों रुपए का फ्रॉड करके ये तमाम लोग जो है ना यहाँ से रफू चक्कर हो गए। बेचारे हस्बैंड वाइफ और दूल्हा दुल्हन जो है वो वहाँ पर बैठे रह गए, ख्वाब सजा, दिल के अरमा आंसू में बह गए और वहाँ पे नाते धोते रह गए। कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। स्कैम, आप भी अगर किसी ऐसी शादी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, पहली बात है अकेले करें, जबरदस्त है, कोई बात नहीं, हल्की फुल्की कर लें, लेकिन बनने जा रहे हैं तो प्लीज बी श्योर कि तुसी भी नाते तोते रह ना जाओ। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी फिल्म नायाब की बात करते हैं जिसमें बहुत ही जबरदस्त काम किया था यमुना ने, और एक और बैनुल अक़वामी एजाज उसने अपने नाम किया है। हम नेटवर्क की फिल्म है नायाब, जिसने बेहतरीन फीचर फिल्म और यमुना ज़ैदी ने बेहतरीन अदाकारी का एक साउथ एशियन मजीद अवार्ड अपने नाम किया। जबरदस्त। फ्लोरिडा में हुआ है साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025। इसमें नायाब ने बेहतरीन फीचर फिल्म का इंतहाई कीमती अवार्ड में से कहूँगी वो जीत लिया, और इसके साथ साथ यमुना ज़ैदी जो हैं उन्होंने एक बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीत लिया है। मुबारकबाद देंगे हम पूरी टीम को नायाब की, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी इस फिल्म ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जिसके अंदर कैन फिल्म फेस्टिवल के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अवार्ड इस मूवी ने अपने नाम किया था। भाई यमुना हमारी बहुत फेवरेट अदाकारा है। आई लाइक 2 अदाकाराएं मुझे बहुत ही पसंद है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, सजल एंड यमुना। ये दोनों अपने अपने मिजाज की बहुत कमाल है। भूल सकते हैं, सबा अच्छी है लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं, लेकिन मुझे इतनी वो नहीं करती, बट ये दोनों मेरी बहुत फेवरेट अदाकारा हैं। ऑल द बेस्ट यमुना फॉर यू एंड टू द होल कास्ट जो है, जितनी प्रोडक्शन टीम है, सबके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। और अब कास्ट से हम आते हैं फोरकास्ट की तरफ। मौसम जो है वो अच्छा है, अभी तक अच्छा बरकरार है, ठंड भी है। 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में। रात वक्फे से बारिश चल रही थी, और अभी भी जब हम सुबह उठे तो हमें गाड़ी के बोनेट पे हल्के कतरे पानी के नजर आए, तो पता चला कि रात को बारिश हुई थी। ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे थे, जगह जगह बारिश हो रही है। कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर ज्यादा बारिश है, कुछ में कम है, क्योंकि रास्ते में आते हुए हमें नजर आया था कि कुछ सड़कें जो हैं वहाँ पर पानी और सबूत हैं कि बारिश हुई, और कुछ जगहों पर नहीं है। बाला जी बादल बरसे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, अब हम कह सकते हैं। और महकमा मौसमियात जो है वो ये कह रहा है कि आज खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी है। शिमाल मशरकी पंजाब की बात कर ले तो वहाँ पर बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, बर्फबारी भी हो सकती है, अच्छा होना चाहिए। कल रिपोर्ट किया गया था 16 इंच तक बर्फबारी मुख्तलिफ जगहों पे रिपोर्ट की गई थी। अब बाबूसर टॉप माय फेवरेट प्लेस एंड लोकेशन, इसके अलावा नांगा पर्वत है, द्यामिर है, यहाँ पे बर्फबारी की रिपोर्ट की गई है, और पहाड़
बर्फ़ से ढके नज़र आते हैं। शेगर है, दीगर वादियाँ हैं, यहाँ पे भी शदीद किस्म की बर्फबारी, शदीद तो नहीं कह सकते, अच्छी किस्म की बर्फबारी हुई है और मनाजिर बहुत ही खूबसूरत। शदीद बहुत ज़्यादा वाली होती है ना, स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है थोड़ा सा। बहरहाल जी, अभी रमज़ान आपको पता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है और पहला रोज़ा यकम होगा या 2 को, इसके लिए नहीं अभी नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास अभी होना है और वो होगा कल पेशावर में। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी मुनक्किद किए जाएंगे। और उसके बाद आपको पता है कि जो एक प्रैक्टिस है, इंतजार किया जाएगा कि अगर कहीं से कोई शहादतें आ जाती हैं तो उसके बाद ऐलान किया जाएगा। पहले नजर आ जाएगा। अब ये इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, सिंध बलोचिस्तान वगैरह में से भी शहादतें जारी बातें वसूल की जाएंगी और उसके बाद फैसला होगा। जो गैस है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रमजान का, बिकॉज कुकिंग होती है सहरी में, इफ्तारी में। तो सुई सदरन जो है उसने एक नया स्केड्यूल जारी किया है। रात 3 बजे से सुबह 9 बजे तक जो गैस है ना वो फराहम रहेगी। यानी कि वो लोग जो रोज़ा रखेंगे और वो लोग जो चिड़ी रोज़ा रखेंगे, इनके बच्चे जिनका नाश्ता सुबह बनता है, उनको भी गैस मुयस्सर रहेगी। अच्छा, दोपहर 3:30 से रात 10 बजे तक भी गैस मिलेगी, ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। आई होप कि इस ऐलान जो है ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया जाए, क्योंकि ऐलान हो जाता है लेकिन उसके बाद नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, रमज़ान से रिलेटेड ये खबर आपको देते हैं। रमज़ान की आमद से पहले ज़कात के निसाब का ऐलान कर दिया गया है। बैंक अकाउंट्स में 1,79,689 रुपए या उससे जायद रकम पर ज़कात की कटौती होगी। चलो मैं तो बच ही गया। 1,89,000 किधर से लेके इतने हम्बल मत हो। यकम रमजान से, ये वैसे सेविंग अकाउंट्स के ऊपर होता है, आपको पता है, करंट पे नहीं होता। खैर, इस मुनासबत से जी यकम रमजान की मुनासबत से कटौती की जाएगी। कोई बचत और ये जो PLS अकाउंट्स होते हैं उनसे इनको काटा जाएगा, इन पैसों को, और करंट अकाउंट से ये ज़कात नहीं डिडक्ट होगी। मोस्टली वी हैव करंट अकाउंट्स, जो आपके सैलरी अकाउंट्स हैं, दे आर सेफ। अगर आपका सेविंग अकाउंट है जिस पे आपको प्रॉफिट देता है बैंक, तो उस पे आपके पैसे 1,79,000 बताया आपने, 1,79,000 समथिंग वो है। तो फिर अगर आप ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म दे देते हैं, अगर आप इसके अलावा ज़कात दे रहे हैं ना, नहीं अब टाइम गुजर गया, अब नहीं कुछ हो सकता। आगे बढ़ जाते हैं जी। हुकूमत ने कौमी क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर करने का ऐलान किया है और डिजिटल करेंसी को डेवलप करने और ज़ाब्ता बंदी करने का भी ऐलान किया गया है। जिम्मेदारी इसकी ये होगी कि वो दीगर ममालिक के तजर्बात का मुताला करेगी और एक ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगी जो मालियाती निज़ाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। फाइनली इसके ऊपर अब काम शुरू हो गया। इससे पहले हमारा जो मरकजी बैंक था उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसने कहा था कि हम अभी इसको कोई सपोर्ट नहीं करें, लेकिन अब जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने, सेनेटर औरंगज़ेब साहब, उन्होंने इस हवाले से जो डिजिटल असासे हैं इस पर एक आला सतह के इजलास की सदारत की और इसमें जो सदर ट्रंप हैं, अमेरिकन सदर ट्रंप हैं, उनके मुआविन बराए डिजिटल असासे समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शुरका ने इस मौके पर आलमी सतह पर जो क्रिप्टो है उसके इर्तकाब के हवाले से बात की, इसको अपनाने में इजाफे पे बात की और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिसियाँ हैं वो सामने आनी चाहिए, इस पर इजहार ख्याल किया गया। और पाकिस्तान में इस वक्त 20 मिलियन से जायद ऐसे फाल डिजिटल असासा सारिफीन मौजूद हैं, इनको अगर रेगुलेट कर दिया जाए तो शायद पाकिस्तान इकोनॉमी ज़्यादा उसको फ़ायदा हो सकता है। 20 मिलियन के 2 करोड़ लोग ऐसे हैं, कंज्यूमर्स ऐसे मौजूद हैं जो ये बहुत ज़्यादा, इसको हम क्या कह सकते हैं, लीगल है या नहीं है, या फिर रेगुलेशन नहीं है, उसके बावजूद कर रहे हैं लोग। मैं बहुत कंफ्यूज हूं। आपका तो मसला दूसरा है ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये बहुत सारे लोग। इस पे बात कर लेते हैं। डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट मोहम्मद हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जरा काउंसिल के बारे में, अब जो प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, इसके क्या रिजल्ट्स आते हुए देख रहे हैं और ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, खास तौर पर डिजिटल इकोनॉमी के लिए। हारून साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस कौमी क्रिप्टो काउंसिल का ये जो आइडिया है इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपको हम न्यूज़ से बुलाने का। मुझे ये बड़ी खुशाइन बात है और ये पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी जो आज की ये जो अभी जो खबर चली थी 2 दिन पहले के जो हमारे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब हैं वो एक मुशावरत करके अपने लोगों से और अपने आसपास जो उनके जो साथ जो उनके काम करने वाले हैं उनको साथ मिलकर उन्होंने मुशावरत की कि हमें एक काउंसिल बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था और ये आज से कोई तकरीबन 4-5 साल पहले काम हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये कि हम थोड़े देर से हैं, लेकिन ये कि अभी इतना भी वक्त अभी गया नहीं है। क्रिप्टो करेंसी अगर ब्लॉकचेन के हवाले से बात की है तो ये 2009 से मुतारिक है और इस पर काम चल रहा है दुनिया भर में। तकरीबन 2015 में, 2017 में, फिर उसके बाद मुख्तलिफ अगर हम ममालिक की बात करें तो 2021 में भी बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ आई गई हैं दुनिया भर में। इसमें जो सर फहरिस्त है वो USA है, फिर UAE है, फिर यूरोप कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा इंडिया ने भी, अगर आप देखें तो आज से कोई 2 साल पहले इंडिया अपनी एक पॉलिसी लेकर आया था और उसने बाकायदा उसको रेगुलेट किया है। तो पाकिस्तान में भी इसकी जो है वो रेगुलेशन की अशद ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इसको हो जाना चाहिए क्योंकि इसके पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है। अगर हम इसको पढ़ने जाएँ, इसको समझने जाएँ, क्योंकि ये वाकई कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है।
इसको समझना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, स्टेट बैंक, SEC और FBR, FIA सब मिलकर इस पे काम करें और एक मुशावरत करके अपनी टीम बनाई जाए और इस पे जो भी लोग हैं उनको पता चले। लेकिन हमें तो अभी तक पूरा बैंकिंग का जो यूजुअल बैंकिंग है, कन्वेंशनल बैंकिंग है, इसका हमें पूरा नॉलेज नहीं आया। एक बहुत बड़ी तादाद है जिसके खाते ही नहीं है, और अगर खाते हैं भी तो वो ऑपरेट नहीं करते। आपको मालूम है सैलरीड क्लास ज़्यादातर बैंक से रिलेटेड है, अदरवाइज लोग तो अभी तक कैशलेस इकॉनमी की तरफ हमारा जहन ही नहीं है। तो फिर उसके बाद अब ऐसी इकॉनमी जो कि टेंजिबल भी नहीं है, जो कि डिजिटल है, उसकी इन्फॉर्मेशन इसको लेकर चलना ढूंढ होते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ के लिए, जहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना इल्म भी नहीं है और दिलचस्पी भी कम ही है। देखिए इमरान, अभी और आप और आयशा भी जो बात कर रहे थे, मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। आपने कहा कि अभी 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन, जबकि आपने तो इस पर कोई मेहनत ही नहीं की, आपने तो इस पर कोई मार्केटिंग ही नहीं की। फिर ये 2 करोड़ लोग कहाँ से उठ के आ गए, ये किस तरह से हो गया? जाहिर सी बात है लोगों में कोई इंटरेस्ट है, कोई शौक है, या वो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हाल देखें, अब तक मेरे ख्याल से कोई 4-5 लाख से ज़्यादा लोग है ही नहीं, जबकि यहाँ पे 2.25 करोड़ की आबादी मौजूद है जो क्रिप्टो से रिलेटेड है, क्रिप्टो से मुंसलिक है। इनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। मैं खुद क्रिप्टो का हिस्सा रहा हूँ 2016 से और अभी भी हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको क्रिप्टो को इस टैक्स नेट का हिस्सा लेकर आए, इसको अपने सिस्टम में लेकर आ जाए। जब आप इसको सिस्टम में लेकर आएंगे तो आपकी जो सारी जो ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हैं बिटकॉइन की है, बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज की है, आप उसको आराम से रेगुलेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के। अरुण साहब खुद ही टैक्स का जिक्र कर दिया। मेरा अगला सवाल जो है ना वो इसी के बारे में था कि ये रेगुलेट होता है, ऐसी काउंसिल बन जाती है तो फिर टैक्स नेट के अंदर भी इन तमाम लोगों को लाना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर थोड़ी रेजिस्टेंस आ सकती है उन तमाम सार्फिन की जानिब से जो ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अगर मैं ये बात करूँ तो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका तरीका ये होना चाहिए कि जो टैक्स आप लगाएं उन पर, तो वो टैक्स इतना ज़्यादा ना हो कि लोग फिर यहाँ से जाने से मजबूर हो जाएं। अब आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 22 मिलियन 2 करोड़ 20 लाख से ऊपर के सार्फिन हैं जो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ उसमें ट्रेड कर रहे हैं, उसमें फिर अपनी वो ट्रांजेक्शन करना, अगर कोई किसी को पैसे भेजने हो तो वो टेथर के जरिए USDT के जरिए पैसे भेजते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसको बिटकॉइन से भेजा जाए, क्योंकि वो भी एक स्टेबल कॉइन है USDT। उसका रेट जो होता है वो पेपर मनी से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको। जैसे अगर पेपर मनी चल रहा है 280 का, तो वो आपको 290-292 रुपये का मिलेगा। लेकिन कहने का मकसद मेरा बार बार ये कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लोगों ने खुद ही अडॉप्ट कर ली, खुद ही सीख लिया, खुद ही कर लिया। इसका मतलब है कुछ आसानियाँ इसके अंदर हैं। चैलेंजेस की जहाँ तक आप बात करें, हाँ, टैक्स नेट में आने के बाद ये सोचना पड़ेगा कि आप इतना टैक्स ना लगा दें कि आवाम जो है फिर यहाँ से बाहर जाके अपना अकाउंट खोले। अरुण भाई एक कंसर्न भी फिर ये आ जाता है ना, जिस करेंसी में इस तरह की आसानी हो, फिर उसमें डर भी तो लगता है ना कि वहाँ पे स्कैम भी बहुत आसानी से हो सकते हैं ना। जितनी आसानी उसको डील करने में है, फिर उतनी आसानी शायद दूसरों को भी हो सकती है ना उसको स्कैम करने के लिए। एक तो ये पॉइंट है, इसका जवाब दें। और दूसरा साथ में आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो काउंसिल है इसका मैंडेट फिर आइडियली क्या होना चाहिए? क्योंकि आप खुद क्रिप्टो कर रहे हैं तो आपको पता है वो काउंसिल क्या करे कि जिससे हमारी मईशत को फायदा होगा। कोई स्टेप्स अगर आप बता पाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, पहला जो आपका सवाल था स्कैम के हवाले से, स्कैम होते रहेंगे और ये होते रहते हैं, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, वो मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, या किसी एडवाइजरी की हेल्प लें ताकि वो आपको समझा सके कि आपने किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने, किस में नहीं लगाने। बहुत सारी MLM स्कीम आई पाकिस्तान में, अभी भी काम कर रही हैं, दुनिया भर में पॉन्जी स्कीमें होती हैं। क्रिप्टो का पॉन्जी स्कीम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्रिप्टो का MLM से कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिप्टो इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप ऐसा प्रोजेक्ट लें, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपको लिक्विडिटी की इशू ना हो, जहाँ पर आप किसी एक एक्सचेंज से खरीद के किसी दूसरे एक्सचेंज पर उसको आप सेल आउट कर सकें। और वैसे भी आजकल Web3 का दौर, आपको पता है। Web3 का मतलब ये कि आपको किसी भी गूगल से या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन नहीं करना, आपको Web3 से लॉगिन करना है। Web3 के लिए आपके पास कोई भी वॉलेट हो, आप उसको किसी भी वेबसाइट से लिंक करके अपना वॉलेट के साथ उसको इंटीग्रेट कर दें। तो जहाँ तक बात है कि कोई आपको स्कैम करेगा आके, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आप किसी को अपना एड्रेस अगर आप बता दें, प्राइवेट कीज अगर आप शेयर कर दें, तो वो अब आ जाए काउंसिल की बात। जी बिल्कुल, जी वो जरा बताइएगा मैंडेट के हवाले से। इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग ये देखें मजीद, इसमें इतनी ज़्यादा इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, अब तो AI का दौर, आपको पता है AI एजेंट आ गए, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, प्राइवेसी कॉइन काम कर रही हैं, मतलब लातादाद किस्म की इस वक्त कैटेगरीज हैं जो आप अगर क्रिप्टो करेंसी में देखें, और ये नए से नए आती चली जा रही हैं। तो इसके लिए सीखना समझना भी साथ साथ बड़ा एक चैलेंज है हर सार्फिन के लिए। अब आ जाए बात काउंसिल की बात कर रहे थे। काउंसिल के लिए मैं ये समझता हूँ कि देखें, अभी रिसेंटली एक जगह बात हो रही थी कि जो IPPs हैं वो कितनी बिजली ज़ाया हो रही है, पाकिस्तान उसको कितना पे कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, एक बिटकॉइन माइन करने के लिए, एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए आपको 60 लाख रुपए चाहिए होते हैं। यानी कि 60 लाख रुपए किस तरह से कि 1,55,000 किलोवाट आवर बिजली चाहिए होती है आपको। एक यूनिट का 1 किलोवाट हो गया, 1,55,000 यूनिट हो गए, एक यूनिट आपको 40 रुपये का पड़ता है।
तो तकरीबन कुछ 60 लाख रुपए का आपको एक बिटकॉइन माइन करने में लगेगा। अगर आप समझते हैं कि भाई आपके जो IPPs हैं अगर वो बिजली वहाँ ज़ाया हो रही है, या पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा अगर कंजम्पशन अगर वो बिजली है उसकी अगर उसके पास इजाफी है और वो ज़ाया हो रही है तो उसको यूटिलाइज़ करें अपने माइनिंग में। उसको आपको पता है एक बिटकॉइन की इस वक्त जो प्राइस है वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 80 लाख के करीब है। 3 करोड़ आप अंदाज़ा लगा लो तो 3 करोड़ में से 60 लाख तो आपकी रुपए की बिजली खर्च हो जाएगी। बाकी जो आपकी कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट है, वहाँ के इक्विपमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस सिलसिले में सोचे तो वो भी अपना एक पूल बना के इन्वेस्टर को बुला के पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टी एक वो पार्टनरशिप करके ये माइनिंग की तरफ जा सकते हैं। दुनिया में कहीं ये मॉडल हारून साहब काम कर रहा है, जो आप बता रहे हैं बज़ाहिर तो बड़ा आसान लग रहा है कि आप माइनिंग करें, आप बिल्कुल कर रहे हैं। जी प्लीज। ये बिल्कुल काम हो रहा है, बल्कि मैं आपको मिसाल दूं एल सल्वाडोर की, सबसे ज़्यादा इस वक्त वो एडवांस है। मेरे ख्याल से कोई 5,500-6 हज़ार बिटकॉइन तो वो जमा कर चुका है अब तक, क्योंकि वहाँ पे वोल्केनोज हैं, आर्टिफिशियल पहाड़ है, उनकी हीट से फिर वहाँ से एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको माइनिंग में इस्तेमाल की जाती है, उसकी बिजली को। अब आप देखें वो इस हद तक आगे जा चुके हैं कि उनका जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा इसी बात पर मुंतखब किया गया है कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो। जहाँ तक बात है ऑयल रिजर्व, कमोडिटी रिजर्व, गोल्ड रिजर्व की एक नया टर्मिनोलॉजी आगे विच इज़ कॉल्ड क्रिप्टो रिजर्व। अब क्रिप्टो रिजर्व में भूटान जैसी कंट्री जिसका अपना GDP का 33% जो है वो क्रिप्टो रिजर्व में। नाउ यू कैन इमेजिन के 33% कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा भूटान की इस वक्त गवर्नमेंट के। उसका जो GDP है 33% कोई बहुत छोटी नंबर परसेंटेज नहीं है, यानी कि $1.4 बिलियन के। जिस तरह से पहले हम कहते थे गोल्ड रिजर्व्स जिस कंट्री के पास ज़्यादा हैं डेफिनेटली उसकी मईशत स्ट्रॉन्ग है। क्रिप्टो और बिटकॉइन रिजर्व्स जिनके पास ज़्यादा होंगे तो हम समझे फ्यूचर में जाके ये एक अच्छी इकोनॉमी जो है वो तस्वुर की जा सकती है। देखिए पहली बात तो ये कहना है कि फ्यूचर है, फ्यूचर तो जो था वो तो गुजर गया। अब तो आप प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर तो फिर वो टाइम वो अगर आप मुझसे सवाल 2009 में करती हैं, 12 में करती हैं, 15 में करती हैं तो मैं फ्यूचर क्या कितना वेट कर, हम तो वेट कर करके ज़ाया कर रहे हैं ना अपने टाइम को भी, अपने वक्त को भी, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होती चली जा रही है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो रह गई 19.9 हो चुकी है अब तक, और बहुत कम रह गई। उस टाइम अगर हमें पता होता आगे जो 2009 में हमें पता होता तो हमारे पास 2-3 बिटकॉइंस होते तो प्रोग्राम ना करना पड़ता, इस वक्त घर बैठे होते। मैंने बिल्कुल सही बात है, मैंने तो 2016 में 17 में भी अपने कुछ प्रोग्राम में मैंने कहा था कि $1200 का बिटकॉइन है, ये 25,000 50,000 लाख को टच करेगा और ये $1,10,000 भी टच करके आया और ये मजीद जाएगा ऊपर, क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, ब्लैक रॉक है, वैनगार्ड है, इसके अलावा जो आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी है, दे आर बाइंग बिटकॉइन। सब अभी तो नीचे आया है ना, बहुत ज्यादा बिटकॉइन है ये इस वक्त, बिटकॉइन अभी तो नीचे आया है 85,000 पे आया है। और थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, एक फरमाइश है कि डॉज कॉइन जो है उसके बारे में आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, किस तरफ जा रहा है? लेकिन डॉज कॉइन जब उस वक्त लेने चाहिए था, जब उसकी प्राइस जो थी वो 1 सेंट से नीचे थी, अब तो खैर इसकी प्राइस जो है 20-25 सेंट के पास है। ये बहुत ज़्यादा हुआ तो ये अपना $50 तक कर सकता है ये, क्योंकि डॉज कॉइन के पीछे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, एलोन मस्क का इनका अपना नेटवर्क है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से इसको लेके चल रहे हैं। तो ये डॉज कॉइन जो उनमें से भी एक करेंसी है, तो देखा जाए सिर्फ डॉज कॉइन नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी बहुत अपने समझ लें कि ऑल टाइम लो के आसपास है, जहाँ पर अगर सरमायाकारी की जाए, मैं एज ए इंडिविजुअल के लेवल पे बात कर रहा हूँ, नॉट एज ए फाइनेंशियल, लेकिन ये कि अगर उसको गौर करें, नोट करें, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी अपने बॉटम पर ऑल टाइम लो के ऊपर हैं और उनकी जो कैटेगरी वो बड़ी नई कैटेगरीज में आ, जैसे AI है, AI एजेंट की बात करें, रॉस की बात करें, डीपेन की बात करें, तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं। तो डोज के बारे में आपको ये कहना है तो डोज की भी अंदर एक सरमायाकारी की जा सकती है, लेकिन ठीक है की जा सकती है। अच्छा हारून साहब, ये भी इस तरह की मार्केट है ना, स्पेकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इस मार्केट को। ट्रंप का कॉइन जो है उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ के नाम का भी एक कॉइन जो है वो लॉन्च किया। कौन कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इस वक्त अगर सरमायाकारी की जाती है, आप क्या रेकमेंड करेंगे जो बेहतर होगी? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि अब अगर ये वाले जो आते हैं ये बड़े शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, इनके ऊपर सरमायाकारी करने का इतना सोचने का वक्त भी नहीं मिलता। ये ज़्यादातर आपको सोलाना की ब्लॉकचेन, अब सोलाना में और इथीरियम में क्या फ़र्क है, इथीरियम जो है वो 25 ट्रांजेक्शन पर सेकंड करता है सपोर्ट, सोलाना करता है 65,000 ट्रांजेक्शन, मतलब आप बात करें वीज़ा मास्टर कार्ड की। तो इसलिए इनमें जो तेज़ी आई है सोलाना की वजह से, मीम कॉइन की वजह से, क्योंकि ट्रांजेक्शन ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर हुई है, डेक्स के ऊपर। तो ट्रंप का टोकन जो था मेरे सामने तकरीबन कोई $1 था, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखूँ तो वो 18 सेंट से शुरू हुआ था। 18 सेंट से $70-75 जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि इस काम में आपको थोड़ी सी तेज़ी, सब समझदारी
और आपका जो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इस हवाले से आप जो बात कर रही हैं कि कौन से अच्छे प्रोजेक्ट हैं, तो ऐसे बहुत सारे लातादाद प्रोजेक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके ऊपर सरमायाकारी की जा सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे या कॉर्पोरेट लेवल पे। हम लोगों को, क्योंकि जितने भी माली मामलात हैं, दिस अ डिस्क्लेमर फॉर ऑल ऑफ यू, आप इस गुफ्तगू को सुन के डोंट टेक एनी इनिशिएटिव, आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। कल को कहेंगे कि हारून साहब ने कहा था ये वाला कॉइन खरीदो, अब हमारा लाइक टू डिस्कस द कॉइंस, आई एम टाइप ऑफ कॉइंस, वो तो एक मालूमात अपनी जगह। अच्छा अरुण भाई, क्विकली अब हमें ये बता दीजिए कि जो लोग देख रहे हैं, जिनके बारे में आपने कहा है कि वो रिसर्च करें, आपकी अच्छी रिसर्च है माशाल्लाह, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें जी? क्या उनको ज़्यादा हेल्प कर सकता है? कौन से ऐसे बेसिक कुछ स्टेप्स बता दें ताकि लोग उनको करना शुरू करें और नुकसान का अंदेशा ना हो? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास इस वक्त दो बड़ी वेबसाइट्स हैं, एक तो है कॉइन मार्केट कैप और एक है कॉइन गैको। कॉइन गैको और कॉइन मार्केट कैप आप समझ लें हमारे लिए एक बाइबल का काम करती है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, जहाँ पर आपको लातादाद प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं। अब मसला ये कि प्रोजेक्ट की तादाद देखा जाए तो मिलियंस में इस वक्त प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और आ रहे हैं और आते रहते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइन प्रोजेक्ट की बात करें तो इस वक्त कोई 32,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। अब 32,000 में से सर्च कैसे करना, ये तो कोई आपको अच्छा एडवाइज़र बता देगा, या आप किसी तरह सर्च करें गूगल के ऊपर जाके, तो उसकी पहले आप कैटेगरी चेक करें कि जाके वो आजकल किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। जैसे प्राइवेसी कॉइन का एक ज़माना था, अब वो नहीं रहा, वो सब पुरानी हो गई है। इसके अलावा आप जैसे AI और AI एजेंट की बात कर रहा हूँ, तो आप पहले वो सर्च करें, आप रॉ सर्च करें, आप डीप इन सर्च करें, आप जीरो नॉलेज सिंक्रोनाइज सर्च करें, कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके। रिसर्च सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व होगा, आपको इन्वेस्ट करना है कहीं पे भी, तो उससे पहले आपकी रिसर्च होना, आपकी स्टडी होना उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा जरूरी है। हारून साहब, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी रहनुमाई की आप स्पेशली इस टॉपिक को लेकर। वंस अगेन अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। हारून साहब की बहुत सारी बातें कुछ मेरी इधर से गुजरी हैं, कुछ इधर से गुजरी हैं, तो आई होप अगर आप रिसर्च कर लेंगे तो दरमियान से गुजरा नहीं गुजरा, मुश्किल है, नहीं गुजरा। अच्छा, ब्रेक ले लें। जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। सिंध हुकूमत की जानिब से बार बार शिकवा किया गया, जिसके बाद अब वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे को इस साल शुरू करने को तरजीह बना लिया है। हमें तमाम इख्तलाफात को रखना है एक तरफ और मुल्की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले गुज़श्ता माह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ऐलान किया था कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। उन्होंने ये अहकामात दे दिए। काफ़ी अरसे से ज़ेर तकमील है और बहुत ज़रूरी भी है। तकरीबन 400 अरब रुपए के अखराजात इस पर आने हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से ऐसे बयानात आ रहे हैं ताहम जिसमें कहा जा रहा है कि वफाक इस हवाले से जो अपनी कमिटमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। इस वक्त बैरिस्टर रसलान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, वो मेयर सक्खर भी हैं और सिंध हुकूमत को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पूछते हैं कि ये अभी तक उनके जो क्या कहना चाहिए तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। यानी रसलान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, आप आई होप ठीक ठाक हैं। थोड़ी सी हमारे सामने सबसे पहले इसकी पिक्चर तो रखिए, ये काफ़ी अरसे से ये मनसूबा चल रहा है, आई बिलीव CPEC का हिस्सा है, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा करंट सिचुएशन क्या है आपकी और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान, क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से मनसूबा सफ़र कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपसे कुछ सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। आप सब देख रहे हैं कि इस वक्त ना सिर्फ हादसात के इशूज, बल्कि जो आप अगर हम मुल्क की मईशत की बात करें तो आपका कराची इज अ पोर्ट सिटी, और अगर आप कराची हैदराबाद की भी बात करें तो इट्स नॉट अ मोटरवे एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जब आप 5 स्टार होटल या किसी भी चीज की बात करते हैं तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। तो ये इशू इस फेडरल गवर्नमेंट से, ये सिलेक्शन से नहीं, ये हम पिछले जो आपकी 2013 की बाद जो गवर्नमेंट आई है 18 से ही, तब से हम ये इशू मल्टीपल टाइम मल्टीपल फोरम्स पे, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, सिंध के अवाम, सिविल सोसाइटी, मीडिया, तमाम जो आपके कंसर्न रिपोर्टर्स हैं वो रेस करते जा रहे हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि आप देखें कि ये जो सक्खर ऑनवर्ड्स मोटरवे है, ये CPEC और इंटरनेशनल फंडिंग से कंप्लीट ना सिर्फ स्टार्ट किए, कंप्लीट किए गए। वी अंडरस्टैंड कि एक इंटेंशन ये थी कि ये एक बड़ा लुक्रेटिव आपका, क्योंकि आपके जो नेशनल हाईवेज हैं या मोटरवेज हैं, इनकी इनकम्स जो होती हैं वो टूल से होती हैं। तो जस्ट बिकॉज कराची इज प्रोवाइडिंग मोर देन 60% ऑफ द रेवेन्यू, और यहाँ से आपके पूरे गुड्स पंजाब के PK उधर जाएं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू मिले और FWO करे तो उस पर भी चलें, ठीक है, लेकिन करें। लेकिन वो नहीं करा। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, इनिशिएट किया, हमने उसको भी अप्रिशिएट किया कि चलें ठीक है जी, CPEC से नहीं कर रहे हैं आप, FWO के थ्रू डायरेक्ट, PSDP से नहीं कर रहे हैं, फेडरल फंडिंग से नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, या PPP यूनिट से कर लें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जब इसको किया तो आप यकीन करेंगे, आपको शायद सुन के ये बात अजीब लगे लेकिन ये हकीकत है। 17-18 महीने लगा दिए जो एक बिड आती है उसके, यानी कि आपका एक प्रोसीजर होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि एक फाइनेंशियल क्लोज होता है कि जी इस सिस्टम्स पे होगा,
वो 17-18 महीने तक वो जो फाइनेंशियल क्लोज था वो किया नहीं। और अब कहा जा रहा है कि जी हमने आपको इसकी वजह क्या लगती है? इसकी वजह क्या लगती है? क्या इसकी वजह फंड्स का कम होना या ना होना, या फिर नियत इसको ये वजह लगती है, या फिर आपको तरजीहात जो हैं वो इसकी वजह लगती है कि तरजीहात में शामिल ही नहीं था मंसूबा? मैं किसी के लिए भी पाकिस्तान की जो हमारी हुकूमतें हों या लोगों में बदनीयती का तो मैं वो नहीं दूंगा, लेकिन तरजीहात जरूर कहूंगा और नेग्लिजेंस भी जरूर कहूंगा। 18 मंथ्स तक वो फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुआ एंड दैट इंटरनेशनल कंपनी ही रिवर्ट बाय। क्यों? क्योंकि उसकी तो बढ़ती 18 महीने में तो वो जो डॉलर है वो एस्केलेट होकर डबल हो गया। तो इसे पाकिस्तान में नहीं काम करना है। और I believe 130 बिलियन रुपीस स्टार्ट में इसका लगाया गया था, 130 और 160 बिलियन इसका तखमीना लगाया गया था इन 2020। जब आप यस लेकिन जब आप व्हेन वी गो इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो मेजरली आपकी उस जो आपकी प्राइवेट पार्टी होती है वो होती है, गवर्नमेंट एक इक्विटी ऐड इन कर देती है, तो उसमें इतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन आप तरजीहात को मोटरवे के साथ साथ आप इस चीज को देखें ना कि जो कनेक्टिविटी का मैकेनिज्म है आपका, जो कराची से लेके सक्खर रूटीन में 2 फ्लाइट चलती थी, बिकॉज सक्खर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लुक्रेटिव हब फॉर द ट्रेड। आपका 1 घंटे के अंदर पंजाब से कनेक्टिविटी, 1 घंटे से बलूचिस्तान। जो आपकी फ्लाइट्स हफ्ते में यानी एक सुबह 7 बजे चलती थी, एक शाम को 5 बजे करती थी, वो भी बंद कर दी गई। उसको हफ्ते में यानी डेली 2 फ्लाइट्स चलती थी, फिर हफ्ते में 2 फ्लाइट्स पर आप न ले आएगा। फिर आप लोगों ने हमने शोर किया तो अब एटलीस्ट हफ्ते में 1 फ्लाइट की गई है। दूसरी किसी एयरलाइंस को वहां पे फ्लाई करने की परमिशन अलाउ नहीं किया जा रहा। तो ये है तो एक बड़ी तशवीश की बात और बड़े अफसोस की बात, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रोविंस ऑफ सिंध के साथ दिस इज द प्रोविंस जो कि अच्छा वैसे एक लिहाज से इरफान साहब ये इंटरेस्टिंग बात भी है, क्योंकि आई रिमेंबर जब मोहसिन नकवी साहब मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका डोमेन है एयरपोर्ट्स एंड ऑल, और उनका नाम बतौर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सजेस्ट किया था पीपल्स पार्टी ने, यानी कि आपके वो ट्रस्टेड आदमी थे आपकी लीडरशिप के। इस वक्त उनके पास बड़ी अथॉरिटी है, उसके बावजूद उनके शोबे से वाबस्ता भी बहुत सारे गिले हैं आपके, तो उनसे कोई रब्ता नहीं है पीपल्स पार्टी का मोहसिन नकवी साहब से इस वक्त? नहीं, नकवी साहब से गिले भी हैं, उनसे राब्ता भी है, उनकी तारीफ भी करते हैं। आईसीसी चैंपियनशिप पाकिस्तान की उन्होंने होस्ट की, वी अप्रिशिएट दैट। हमारे शोर पे कह लें, हमारी दरख्वास्त पे कह लें, हमारी अपील पे कह लें कि एटलीस्ट प्रिंसिपली दे हैव डिसाइडेड कि सक्खर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, और उसका जो एक इनिशियल कंसीव प्लान है और उसका एक इनिशियल डिजाइन है जिसको आप प्रिलिमिनरी डिजाइन कहते हैं, एटलीस्ट उसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो बिकॉज ही उन्होंने तो अभी ज्वाइन किए, मैं समझता हूँ 1-1.5 साल भी नहीं हुआ ये टोटल, तो हमें उनसे इतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन जो दूसरे इश्यूज हैं, ज्यादा गिला किससे आपको सिंध गवर्नमेंट को ज्यादा गिला किससे अगर मैं कहूँ? पूरी वफाकी हुकूमत से, कोई शख्सियत है ऐसी जो आप तो सुन के ही रहना है अरसलान साहब? मैं चाह रहा हूँ ताकि मसला हल हो भाई, हमारे लोगों का मसला, सिंध के लोग भी हमारे हैं, पंजाब के भी हमारे हैं, तो जरा लोगों को अच्छी रोड मिलनी चाहिए। जी अरसलान प्लीज। सर सिंध तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध हमेशा कुर्बानियां देता रहा, शहादतें देता रहा, फिर भी पाकिस्तान कप्पे के नारे लगाता रहा, तो किस किस से गिला करें। लेकिन ज्यादा नहीं, आप मैं चाहूंगा आवाम के सामने इस वक्त एक सेक्टर उठा के आप रखें जो आपका एनएचए का पीएसडीपी का फेडरल डिपार्टमेंट का चैप्टर है। पीएसडीपी में आप देखेंगे इसके वफाक में पंजाब के लिए 106 स्कीमें, जो सिंध के लिए 7 स्कीमें टोटल ऑल टुगेदर, और उसमें भी वहां पे जहाँ पे 700 अरब रुपए एलोकेट होते हैं तो हमारे लिए 66 बिलियन एलोकेट होते हैं, उसमें से भी सिर्फ 7 बिलियन रुपीस प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर हम कुछ बोलते हैं तो उसके ऊपर फिर शोर शराबा हो जाता है। बिल्कुल, जो ज़मीनी हकाइक हैं अरसलान, उनसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी वज़ीर आज़म ने भी लास्ट मंथ ऐलान किया, उसके बाद अब एहसन इकबाल साहब हैं, उनकी जानिब से भी कह दिया गया है कि ये मंसूबा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह इसी साल के अंदर। तो स्टेटस क्या है, आपकी बातचीत किन किन से हो रही है और होपफुल कितनी ज़्यादा है सिंध गवर्नमेंट इस मंसूबे की कि ये बाकायदा तौर पर अब शुरू हो जाएगा? ऐलान तो इमरान खान ने भी 1 करोड़ नौकरियों का किया था, 50 लाख घर का किया था। ऐलानात से नहीं, अपना हम समझते हैं कि जब तक आप अमली जामा ना बनाएं, प्रायोरिटाइज नहीं करें, डेडिकेटेडली कमिटेडली उस चीज को ना टेकअप करें, तब तक ये इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे। वी आर क्वाइट होपफुल that our federal government of Pakistan will listen to us, आपकी आवाज, हमारी आवाज, इस अवाम की आवाज। लेकिन आपकी तो आपकी वर्किंग रिलेशनशिप आपकी इतनी बुरी नहीं रही है नून लीग के साथ। आप ग्रीन लाइन जो कराची वाली है वो देख लें,
वो मनसूबा फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर किया। अभी आपके जितने भी इंतजामी होते हैं वो सब आपके पास हैं, सदर मुमलिकत से लेकर गवर्नर साहिबान जो मुख्तलिफ सूबों में। तो आप कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोई मुज़ाकराती कमेटी क्यों नहीं बन जाती जिसमें दोनों अतराफ से कुछ लोग हों और इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ग्रीन लाइन का भी आप देखें कंप्लीशन पीरियड, फिर उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस इशूज, लॉन्ग स्टोरी, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रादर देन टू क्रिटिसाइज, बयानबाजी, सबसे अच्छी चीज यही होगी कि एक इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बने और वो अपना रोल प्ले करे। और इन केस ऑफ आप देखें, अक्सर लोग कहते हैं सिंध क्यों नहीं बना देते हैं ना, तो आपकी 18वीं तरमीम से पहले और 18वीं तरमीम के बाद दोनों करंट सिनेरियोज के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो हाईवेज हैं या मोटरवेज हैं, द सिंध गवर्नमेंट कैन नॉट एग्जीक्यूट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती। लेकिन फॉर सम रीजन अगर फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती तो आई थिंक सिंध गवर्नमेंट इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या थ्रू अडॉप्टिंग सम अल्टरनेट मोड द सिंध गवर्नमेंट कैन एग्जीक्यूट। लेकिन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि आपने वी लव टू हैव समवन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज वेल। अभी तो वक्त नहीं है अरसलान, लेकिन आपका मौक़िफ़ सिंध गवर्नमेंट का पहुंचा है तो हम इंशाल्लाह किसी नशिस्त में किसी हुकूमती शख्सियत से भी जरूर पूछेंगे कि इस पे क्या हकायक हैं। लेकिन चलें, आपका कंसर्न जो हम तक पहुंचा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मेयर सखर अरसलान शेख साहब हमें ज्वाइन करे और सिंध गवर्नमेंट के कंसर्न्स का इजहार करें। डेफिनेटली, और ये कंसर्न 2020 से इसका मामला जो है वो चल रहा है और अभी तक अगर ये शुरू नहीं हुआ मंसूबा तो इसके ऊपर सवाल करना तो बनता ही है। इसी नोट के ऊपर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करेंगे चंद अहम शख्सियात से। वेलकम बैक। अब आपकी मुलाकात एक एडवेंचरस लेडी से करवाते हैं। वो एक ऐसी खातून है, एक ऐसी प्लेयर हैं, एक ऐसी एडवेंचरस विमेन हैं जो कि फार्मूला कार रेसिंग हो, रॉक क्लाइंबिंग हो, माउंटेन क्लाइंबिंग हो, मुश्किल काम जितने भी हैं ना, जिनके बारे में कहा जाता है तुम तो लड़की हो, तुम नहीं कर सकती, वो सब कर रही हैं। उन्होंने मिनी कूपर रेस में भी अभी पार्टिसिपेट किया और सेकंड पोजीशन भी हासिल की है। इसके अलावा फार्मूला 3 के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, 4 में भी उनकी नज़रें हैं, जमाएं बैठी हैं। और इसके अलावा पेंटिंग करती हैं जो उनके दीगर शौक हैं। और जो कैंसर के मरीज़ हैं उन पर रिसर्च भी कंडक्ट करी हैं। सो शी गॉट मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ हर पर्सनैलिटी। अर्शिया अख्तर हमारे साथ मौजूद, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करेंगे आपको अर्शिया। और ये बात किया ना लड़कियों के बारे में, कहा जाता है ये लड़की है कहाँ कर पाएगी। लड़कियों को ना उन्हीं लोगों को गलत साबित करने में बहुत मजा आता है। अर्शिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी ऐसा कौन सा फॉर्मूला है आपके पास कि आप इतनी सारी चीजें साइमल्टेनियसली कर रही हैं? फार्मूला 1। Thank you for having me. आज से कि मैं M&M's बहुत ज्यादा खाती हूँ और सोती कम हूँ, तो टाइम रहता है फिर करने के लिए चीजें। ओके, बताएं जरा अपने सफर के बारे में। कहाँ से शुरू हुआ ये सब चीजें करने का शौक? कोई इंस्पिरेशन थी, घर में कोई और था या किसी को देखकर शौक हुआ? आज से बचपन से ही मुझे कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करने का शौक रहा था। तो मेरे बाबा इज लाइक मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, राइट? तो वो उनकी भी हमेशा से ऐसी चीजें रही हैं। कभी वो बंजी जंपिंग तो मुझे लेके जाया करते थे, कभी हमें डेजर्ट में के जी जाओ के पहाड़ों में खेल लो, उस टाइप की सिचुएशन। तो वहां से आ रहा है बेसिकली। इन अ गुड वे। बाबा जी स्पॉइल करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, खासतौर पे अपनी डॉटर्स को, बिकॉज उनकी सपोर्ट के बगैर होता नहीं है ये। सो दिस इज अमेजिंग। अगर आपके बाबा भी देख रहे हैं तो उनको हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस है उनके लिए, और अच्छा लग रहा है हमें ये जान के। आपने जैसा कि कहा कि शुरू से ये हो रहा है, तो कब आपको लगा कि अब आपको थोड़ा प्रोफेशनली करना चाहिए, और क्या आपने ट्रेनिंग लिया बाकायदा या बस शौक में होता जा रहा है ये सब कुछ? ये मेनली शौक से स्टार्ट होती है चीजें और फिर वो प्रोफेशनल हो जाती है। तो मैंने रॉक क्लाइंबिंग ऐसे ही शौकिया स्टार्ट की थी। फिर आई वाज लाइक वन, इट टर्न्ड आउट कि मैं सऊदी अरेबिया में वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल रॉक क्लाइंबर्स थी। फिर मैंने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट की और फिर मैं यूएस आके वो नेशनल लेवल पे कम्पीट कर रही थी। तो फिर जाहिर ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट हो गई और सारी कोचेस भी आ गए, सब कुछ हो गया। और अब रेसिंग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अच्छा अर्शिया, मिनी कूपर रेस में दूसरी पोजीशन आपने हासिल की है। ज़रा ये डिफरेंट रेसेस हैं जिनमें अभी तक आपने हिस्सा लिया है, इनके बारे में ज़रा बताएं। एंड देन सेकंड पोजीशन पर आना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तो 2 मेन क्लासेस होती हैं कार्स की। क्लोज फील्ड जिसके अंदर मतलब पूरी कार बंद होती है, और फार्मूला कार्स जो ओपन होती है, सिंगल सीटर, और उनके मतलब कोई ट्रेडिशनल कार की बॉडी नहीं होती, सिर्फ एक कार्बन फाइबर की लेयर होती है उसके इर्द गिर्द। तो मिनी कूपर जाहिर है जो है क्लोज फील्ड कार है, और उसके अंदर काफी टफ कंपटीशन था, बड़ी क्लास थी। मैं खुद भी शौक थी जब आई थी, वाकई हो गया क्योंकि मैं उस वक्त सीख रही थी अभी। तो उसके बाद मैंने फिर लोअर लेवल फार्मूला कार्स में स्टार्ट किया। फिर मैंने फार्मूला 4 के अंदर
हिस्सा लेना स्टार्ट किया और अब मैं फार्मूला 3 की तरफ जा रही हूँ। अरे दैट्स ग्रेट। तो फार्मूला का तो कोई ट्रैक हमारे यहाँ नहीं है, आपको ट्रेनिंग प्रैक्टिस आप कैसे करती हैं फिर? हाउ यू गेट यूज्ड टू इट? तो देयर आर लाइक मल्टीपल चीजें जो ट्रेनिंग के लिए यूज होती हैं। एक तो जाहिर है कि आप अपने रिएक्शन टाइम की ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि हर चीज लाइक ओवर 300 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ज्यादा पे हो रही होती है। आप अपने टर्न्स भी अराउंड 280 320 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे ले रहे होते हो। तो रिएक्शन टाइम की ट्रेनिंग, फिर सिमुलेशन, जो गेम्स टाइप होती हैं उनकी, वो देयर एक्चुअली मिमिक करती हैं रियल लाइफ को। तो आप उससे सिर्फ ट्रैक के सीखते हो कि कैसे चला रहे हैं। और फिर यहाँ पर यूएस में मैं ऑन ट्रैक पे जाकर प्रैक्टिस करती हूँ डिफरेंट कार्स में, लाइक लोअर लेवल कार्स में भी एज वेल। अर्शिया, एप्टीट्यूड खवातीन का वहाँ पर किस तरह का है फार्मूला और रेसिंग की तरफ आने का? वहाँ पर खवातीन इस तरह से आती हैं या इस तरह से उनको इनकरेज किया जाता है आने के लिए? यहाँ पर भी काफी आज से के कमी है फीमेल्स की। मैं इस वक्त जो कार ड्राइव कर रही हूँ वो फार्मूला 4 और फार्मूला 3 के मिडल में, फार्मूला कॉन्टिनेंटल्स कहते हैं। और मैं इस वक्त यूएस में सिर्फ एक हूँ जो अपने फीमेल हूँ जो अपने ग्रुप में ड्राइव कर रही हूँ। तो काफी कमी है। ज्यादातर लाइक फार्मूला 4 में थोड़ी सी लड़कियां हैं, मगर फार्मूला 3 में कुछ है, और शायद फार्मूला 2 में आई थिंक 2 लड़कियां हैं। बीइंग एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, ये इसकी बुनियादी वजह है या इसके अंदर जो डेंजरस है ज्यादा, ये ज्यादा रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? आई वुड से कि ये बचपन से पुश नहीं किया जाता ना ज्यादा लाइक टुवर्ड्स फीमेल्स। तो एक तो वो है, और दूसरा जाहिर एक्सेसिबिलिटी का भी इशू है, और एक्सपेंसिव भी है। रियलिटी ऑफ थिंग्स इज के वाकई एक्सपेंसिव है, और हर चीज को प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको टाइम, डेडिकेशन, सब कुछ देना पड़ता है। और तीसरी चीज के एक माइंडसेट नहीं फीमेल्स के लिए पुश किया जाता कि हाँ ये भी चीज होनी चाहिए। क्वेश्चन, आप जैसी जब भी किसी खातून से हमारी बात होती है, इंस्पायरिंग लेडी से हमारी बात होती है मस से, तो मैं ज़रूर उनसे बात करता हूँ कि वो पाकिस्तान में जो बच्चियाँ आपको देख रही हैं उनके लिए कोई ना कोई टिप्स दें उनको कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेशर जो उनके ऊपर फैमिलीज़ का है, टू डू समथिंग दैट दे वांट टू डू। कुछ उनको सजेशन दें कैसे करें अगर कोई नहीं करने दे रहा है, एक ऐसा शौक जो वो करना चाहती हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई टिप है आपके पास? मेरी टिप वही है जो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि जाहिर है वो भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो I'd say कि अपनी फैमिली से उनको, अगर आपको कुछ प्रूव करना है, ठीक है, तो आपको किसी छोटे लेवल पे स्टार्ट करके दिखाना पड़ेगा ना पहले। तो I'd say कि छोटे लेवल पे स्टार्ट करें और पहले ये डिसाइड करें कि उनको मसला किधर से है, किस एग्जैक्ट चीज से, तो फिर आप उसको एड्रेस कर सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस करना और कॉन्फिडेंस भी लेना पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली अर्शिया, मैं चाहूँगी कि कैंसर के लास्ट स्टेज पेशेंट्स जो हैं उनके ऊपर आप रिसर्च भी कर रही हैं, ये आपने किस तरह से सोचा कि ये मुझे करना है, इसके बारे में ज़रा बताएं। तो मेरी मदर भी फिजिशियन है और मैंने भी मेडिसिन की हुई है, तो मैं हमेशा से ही काफ़ी साइंस ओरिएंटेड बैकग्राउंड से आई हूँ। फिर उसके बाद मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिसिन से रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर जस्ट लाइक वेंट पाथवे उस तरह से ही। एंड आई थिंक कि देयर इज इतने टाइप ऑफ कैंसर्स और इतना कम इलाज अवेलेबल है कि इट्स जस्ट ओपन स्लेट टू वर्क ऑन राइट नाउ। आपका ये वाली जो साइड है पर्सनालिटी की, ये भी बहुत कमाल है, और आपका जो एडवेंचरस साइड है वो भी बहुत कमाल है। आप बहुत ज़बरदस्त हैं, हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हैं। हाँ, ये बस रुकिएगा नहीं ताकि और लोगों को आप इंस्पायर करती चली जाएं, और जब भी कभी आप इस्लामाबाद आएँ तो बी अ पार्ट ऑफ आवर शो एट आवर स्टूडियोज। डेफिनेटली अर्शिया अख्तर हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच अर्शिया, हमें टाइम देने, बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड वंस अगेन इस तरह की खवातीन जिन्होंने कुछ अचीव किया, सिर्फ खवातीन नहीं, इसके अलावा जितने भी यंगस्टर्स होते हैं या नौजवान जो कुछ अचीव करके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, हमें तो बड़ी खुशी होती है अपने शो में बुला के आपसे मुलाकात करवाने। ज़बरदस्त हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, अब आपको आपके रमज़ान के एंटरटेनमेंट के हवाले से बताते हैं। रमज़ान जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में स्केड्यूल्स हेक्टिक हो जाते हैं, वहीं पे हम टीवी ने आपके एंटरटेनमेंट का भरपूर ख्याल एज यूजुअल रखा है और लेके आ रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स। यकम रमज़ान से आप देख सकेंगे शाम 7 बजे रोज़ाना माई डियर सिंड्रेला के नाम से। सिर्फ माई डियर सिंड्रेला नहीं होगी? नहीं, ये 7 बजे तो एक ही होगा ना। अच्छा, 7 बजे एक होगा, ठीक हो गया। चलिए जरा देख लेते हैं, प्रोमो देखते हैं। सिंड्रेला से हमारा शादी हो गया तो हमारा जिंदगी बहुत खराब हो जाएगा। तेरे मेरे प्यार की कहानी सुनाऊं मैं। जालिम सिंड्रेला किसने रखा? सुनी नहीं है तो आओ हम पे दिखाऊं मैं 3 तक गिनूंगी और फिर रेस स्टार्ट होगी। एवरीबॉडी रेडी? अबे सिंड्रेला को कौन रोकेगा? ये सिंड्रेला है। सिंड्रेला? तुम इसका नाम सिंड्रेला रख दो। सिंड्रेला को
जी माय डियर सिंड्रेला, ये यकम रमजान से 7 बजे आपने बताया 7 बजे शाम रोजाना आप देख सकेंगे। रमजान का ये सीरियल है। इसके अलावा रमजान में यकम रमजान से रात 9 बजे रोजाना आप देख सकेंगे दिल वाली गली में, जिसमें सज्जद अली, हमजा सुहेल, अजमा हसन, सबा फैसल और साकिब मीर जैसे स्टार कास्ट मौजूद है। सम्मात, खतीजा, बिलाल। ये है डीजू। जी मैं भाग नहीं रही तुम्हारे साथ। हमारी कहानी की हीरोइन। मैं भाग नहीं रही थी उसके साथ, सिर्फ निकाह रुखसती बाद में प्रॉपर। एक आम सी लड़की जिसे खुश रहने के लिए चांद तारे नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी जगह, वो भी। अरे वाह, इसके राइटर जफर महराज हैं, जबकि इसकी डायरेक्शन काशिफ निसार ने दिया है। बहुत अरसे के बाद काशिफ निसार इज गोइंग टू डायरेक्ट समथिंग फॉर मोमना दुरैद प्रोडक्शंस। आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग बिकॉज़ सजल भी है इसमें। डेफिनेटली, और ये दोनों ड्रामा सीरियल्स जो हैं ये मोमना दुरैद की प्रोडक्शंस हैं, एंड यू नो मोमना दुरैद की प्रोडक्शन है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वॉचिंग। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की, और चैंपियंस ट्रॉफी का सनसनीखेज मैच कल हुआ है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। जी हाँ, इंग्लैंड बाहर हो चुका है। इंग्लैंड बाहर हो चुका है। आउटस्टैंडिंग मैच। अफगानिस्तान जैसी टीम भी इतनी जबरदस्त कारकर्दगी देने के लिए बेस्ट एफर्ट लगा रही है इंग्लैंड जैसी टीम के सामने, और नहीं की एफर्ट तो हमने नहीं की, चुप करके बाहर हो गए मेजबान होते हुए। खैर 325 रन बनाने थे ऑलमोस्ट, और ऐसा लगा एक लम्हे कि इंग्लिश टीम जीत जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। आउट क्लास किया अफगानिस्तान टीम ने। असल मैच तो लेकिन आज होना है। क्या मतलब है असल मैच? वो मैच है बेसिकली पाकिस्तानी कौम के नर्व्स का मैच, क्योंकि आपने पाकिस्तानी टीम को आज पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए देखना एक बार फिर से। तो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान इज गोइंग टू बी, पता नहीं अब तबसरा करना चाहिए या नहीं। हमने बुला भी सीनियर एनालिस्ट को लिया है, उनके शायाने शान तो नहीं है कि हम उनसे पाकिस्तानी टीम पे मजीद तबसरा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद है ना, जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हुए ना, हमारी बात नहीं हो पाई। अच्छा, भट्टी साहब से बात नहीं हो पाई, उससे पहले हुई थी, लेकिन अब हमने सोचा कि हम क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, हमारी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग इमरान और आयशा। पता नहीं कहाँ से शुरू करें, पता नहीं कहाँ पे खत्म करें। प्लीज ये मुझे बताएं कि क्या बात करना भी रह गई है जो आप बात कर रहे हैं? आपके साथ बात करना रह गई थी ना भट्टी साहब। हमने कहा सबसे हो गई है, आपसे भी कर ही लें। हमने कहा आपके साथ भी अपने दिल के फपूले जो है ना वो थोड़े से फोड़ ले, और आपके भी थोड़े से जख्म जो है ना उनके ऊपर बात कर लें। सबसे पहले तो ये बता दे, कल के मैच की बात कर लें पहले, पाकिस्तान टीम से स्टार्ट करें। मुझे शेर याद आ गया, वो कि क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। ये एक जुमला है ना, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। आपके शेर के जवाब में जी वो कहते ना, शायर ने क्या खूब कहा है कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार। तमाम उम्र क़यामत का इंतजार किया। क्या बात है भट्टी साहब, कैसे देख रहे हैं सर पाकिस्तानी टीम की इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस? चूंकि आपसे हमारी बात नहीं हुई तो जरा थोड़ा सा उस पर एक जेनेरिक तज्जिया हमारे सामने रखिए। आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं इस सारी सूरत हाल को देखकर? देखिए, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि वो लोग जिनको हमने क्रिकेट सिखाई, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो लोग जो हमारे मुल्क में खैमा बस्तियों में क्रिकेट सीखने के बाद अपने मुल्क गए, वो तो अब सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन हम लोग इतना बुरा खेले कि मैं थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, जो जिनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जिसको इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी IPC मिनिस्ट्री कहते हैं, वो भी काफी तशवीश का इजहार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कौमी असेंबली में इसमें डिबेट होनी चाहिए, काबीना में इसमें बात होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब तो खुद काबीना के मेंबर हैं और बहुत बाअसर वजीर हैं हुकूमत के। लेकिन मेरे ख्याल में कल मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, आकिब जावेद जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि भाई यही हमारे पास बेहतरीन 15 खिलाड़ी हैं। अगर इमरान आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं आपको थोड़ा सा इनसाइट बता दूं। लोग कहते हैं ना यही बेहतरीन 15 थे। मोहसिन नकवी साहब ने, अभी ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी में तब्दील हो सकती थी, उस वक्त एक बार सिलेक्टर्स को बुलवाया और कहा कि देखें बहुत ज्यादा इसमें डिबेट हो रही है, मीडिया में फॉर्मर प्लेयर्स कर रहे हैं, तो आप इसमें कंसीडर करें। अगर सकती है तो मोहसिन नकवी साहब ने, जो इनसाइडर्स मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 2 से 3 तब्दीलियां हो सकती है, एक स्पिनर को डालें। तो कहा जाता है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर के
बोर्ड रूम में जो मीटिंग हुई उसमें 1.5-2 घंटे तक की डिबेट के बाद जब सिलेक्टर्स बाहर निकले तो उन्होंने पीसीबी को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, यही बेहतरीन 15 हैं जो आकिब जावेद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, तब्दीली नहीं हो सकती। देखिए, चेयरमैन को क्रेडिट तो देना पड़ेगा, चेयरमैन के पास पावर्स हैं कि वो चाहे तो फाइनल टीम में तब्दीली कर सकते हैं, उन्होंने तब्दीली नहीं की। फिर भारत के मैच से पहले दूसरी बार फिर मोहसिन नकवी साहब ने प्रपोजल दिया कि उस्मान खान जो पूरी जिंदगी उनका ज्यादातर जो कैरियर का हिस्सा है वो यूएई में खेलते रहे, उन्होंने कहा कि इमामुल हक से बेहतर है कि उस्मान पर चांस दिया जाए। इस बार भी आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान ने चेयरमैन को ओवररूल किया और मना कर दिया। अब देखें ना, क्रिकेट को मैंने आपने तो तबाह नहीं किया, इसमें अगर आज हम इस नहज में पहुंचे हुए हैं तो इसमें क्रिकेटर्स का मेन रोल है, लिहाजा अकाउंटेबिलिटी भी उनकी होनी चाहिए। और जाहिर है जब हम सर्जरी की बात करते हैं और मर्ज ज्यादा बढ़ जाए तो फिर जिस्म के उस हिस्से को काटना पड़ जाता है। भट्टी साहब, आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात खुद ही छेड़ दी, मैं यही आपसे सवाल करने वाली थी। कल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिल्कुल होम्योपैथी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बात का तो आपने खुद ही जिक्र कर दिया ना कि वो कहते कि इससे बेहतर तो और कोई टीम नहीं थी हमारे पास और कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो बगैर परफॉर्मेंस के आया हो, ये उनके जो है ना अल्फाज थे। तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आकर परफॉर्म करना भूल गए? देखें, सुफियान मुकीम, आपने उनको साउथ अफ्रीका में मौका दिया। सुफियान मुकीम ने अपने डेब्यू वनडे में पहले स्पेल में मार खाने के बाद दूसरे स्पेल में 4 आउट किए, पाकिस्तान ने वो मैच जीत दिया। इसके अलावा फैसल अकरम एक और हमारे यंगस्टर थे। मेरे ख्याल में इस हाल में जब हम पहुंचे तो शादाब खान को देखना चाहिए था। देखिए, अब मेरी इसमें राय ये है कि वो लोग जो 25 से 30 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं, ये वो तनख्वाहें हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी शायद ना मिले। और उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देख लें, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, हर बंदे के पास अपनी अलग गाड़ी होती है, वो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं। उसके बाद इतनी मराहत लेने के बाद अगर टीम अंडर परफॉर्म कर दे और वो कौम जिसके पास एक ही तफरी है, अब तो हॉकी और स्क्वाश तो हमारी खत्म हो गई ना। फिर मेरे ख्याल में हमारा ये सिस्टम जिसमें हमने 50-50 लाख रुपए के मेंटोर तो रख लिए, लेकिन अब वो मेंटोर टेलीविजन पर बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं और 50 लाख रुपए महीने की तनख्वाह भी ले रहे हैं। तो जी, तो मतलब ये तो फिर अफसोसनाक है ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो इस सिस्टम में खराबी है। ये जो नुकता आप उठा रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एट द सेम टाइम हमें मालूम भी है, इसीलिए हम इस पे बात बारहा करते आए हैं। सुफियान का जिक्र आई रिमेंबर आपने बिल्कुल शुरू में भी किया था जब ये टीम सिलेक्शन पे हमारी बात हुई थी, और बहुत सारे हमारे दीगर एक्सपर्ट्स भी करते रहे। नकवी साहब डोरमेंट मोड पे चले जाते हैं, वो सर्जरी की बात तो करते हैं, फौरन आते हैं, अवाम के तर्जुमान की जज्बात की तर्जुमानी करते हैं और फिर उसके बाद डोरमेंट मोड पे चले जाते हैं। अब भी क्या हम ऐसे कोई एक्सपेक्ट करें? और अगर नहीं यहाँ पे तो अगर एक हवालदार कुछ ऐसा ना करे ना जो मिनिस्टर्स को पसंद ना आए तो उसको सस्पेंड बेचारे को कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो ये इतने महंगे महंगे प्लेयर्स, इतनी बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स, पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ है और पूरे 25 करोड़ में से 11 हैं जिनको दुनिया देख रही है, तो इनका भी कोई हमें अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। किस लेवल की होनी चाहिए? इनसाइडर पूछते हैं ना वैसे भट्टी साहब से, कुछ होने लगा है या नहीं होने लगा अब इस परफॉर्मेंस के बाद? देखें, आयशा और इमरान, मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे हमें शक नहीं है, लेकिन असल में मसला ये है कि वो चूंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी है जो खुद एक फुल टाइम जॉब है। मेरे ख्याल में जो मैं समझ सका हूँ कि वो करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास चूंकि ऑन अ लाइटर नोट भट्टी साहब कह रहा हूँ, लेकिन ये नकवी साहब के लिए ज्यादा प्लस पॉइंट है, FIA भी उनके नीचे है। बस तो फिर ख्याल कीजिएगा कि कहीं कोई हमारे और आपके पीछे भी ना आ जाए। मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करा लेना क्या हो रहा है। नहीं, इन्वेस्टिगेट बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल जिन एडवाइजर्स पर वो तकिया कर रहे हैं वही मेरे ख्याल पत्ते अब हवा दे रहे हैं। मेरे ख्याल उनके एडवाइजर सही नहीं है, वो चूंकि खुद क्रिकेटर भी नहीं है। जाहिर है ये तो एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको फुल टाइम क्रिकेट बोर्ड में भी चाहिए, फुल टाइम वजारत दाखिला में भी आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो मेरे ख्याल इस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो नकवी साहब एडवाइजर रखते हैं टीम सेलेक्ट करने के लिए, अब क्या एडवाइजर रखने के लिए भी कोई एडवाइजर मोहसिन नकवी साहब रखेंगे कि मुझे बताओ अच्छा एडवाइजर कौन होगा? कैसे रखेंगे? टीम तो बनाए कोई अपनी, फिर कैसे करेंगे?
देखिए इमरान, मैन मैनेजमेंट तो यही है ना कि आप अपनी अच्छी टीम लेकर आए और एक पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छी खुशियां दें। पाकिस्तान हिस्ट्री के जो सबसे बड़े स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे एयर मार्शल नूर खान, वो भी खिलाड़ी तो नहीं थे, वो एयरफोर्स से उनका ताल्लुक था, लेकिन आज लोग उनको याद करती है। हम अभी आरिफ अली खान अब्बासी की बात करते हैं, शहरियार खान जो फॉरेन ऑफिस से आए थे, शहरियार खान ने क्या जबरदस्त क्रिकेट बोर्ड में काम किया। इवन लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर दिया 3 स्टार जनरल थे, मंगला के कोर कमांडर थे, GHQ में भी बाद में उनकी पोस्टिंग रही, लेकिन आज लोग उनको भी याद करते हैं। तो देखिए, मैं और आप जो चाहे कह लें, लेकिन अब जो पाकिस्तान टीम कर रही है और वो सामने आ रहा है, तो मेरा ख्याल में अब ये तारीख का हिस्सा है। आज नहीं तो आज से 5 साल 7 साल बाद कोई और एक्सपर्ट बैठा हुआ इसमें तबसरा कर रहा होगा। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि थोड़ा सा ड्राइविंग सीट पे आ जाए, बजाय कि ड्राइवर को कहे कि आप गाड़ी चलाएं, मैं पीछे बैठता हूं। और भट्टी साहब, एक और मामला ये भी है ना कि जब भी अगर हम माजी में भी देखें जो हिस्ट्री रही है, जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सबकी तारीफ हो रही होती है, मैनेजमेंट की भी तारीफ हो रही होती है, टीम की भी तारीफ हो रही होती है, और जब बुरा परफॉर्म किया तो मैनेजमेंट को भी बुरा भला कहा जा रहा होता है, टीम को भी कहा जा रहा होता है। आपको लगता है कि थोड़ा और टाइम देना चाहिए या फिर फौरी तौर पर तब्दीली मैनेजमेंट की भी और टीम के अंदर भी ये जरूरी है? आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, आकिब जावेद ने भी ये बात कही। हमारे यहाँ मसला ये है आयशा कि हमने पिछले 3 साल में हमारे यहाँ 4 PCB चेयरमैन चेंज हो गए, कोई 7 हमारे हेड कोचेस चेंज हो गए, 26 सिलेक्टर्स चेंज हो गए। तो सिस्टम को तो टाइम देना पड़ेगा। ओवरनाइट हमारे पास या किसी भी मुल्क के पास अलादीन का चिराग नहीं है। कल रात अफगानिस्तान में जो परफॉर्म जी इसमें अगर कोई चीज सॉरी टू कट यू नहीं तब्दील हुई ना, वो हमारे तबसरे और तज्जिए नहीं तब्दील हुए, क्योंकि टीम ने मौका ही नहीं दिया कि हम अपना तज्जिया तब्दील करें। नहीं, टीम ने हमें तो मौका दिया, हमारी जो दुकानें चली इस टीम की वजह से। जी इसी वजह से। अच्छा, आप बच्चा आ जाए तो हम और आप क्या बोलेंगे? आपने तस्करा कर दिया तो आप प्लीज उस तरफ चलते हैं जरा। कल अफगानिस्तान की गेम के हवाले से इतनी मैच विनिंग इतने कंसिस्टेंट रहे, प्लीज इस पे अपना टेक बताइए। देखिए, एक तो अफसोसनाक बात ये थी कि यूनुस खान जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच थे, यहाँ से नाराज होकर चले गए, अफगानिस्तान ने उनको रखा और कल वो उनके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए जिस तरह खुशी का इजहार कर रहे थे। मैं अफगानिस्तान की बात इमरान कर रहा था कि अफगानिस्तान के जो हेड कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, उनका इंग्लैंड से ताल्लुक है, फॉर्मर इंग्लिश टेस्ट बैट्समैन है, वो पिछले 5-6 साल से उनके हेड कोच है। हमने पिछले 4-5 महीने पहले 2 फॉरेन कोचेस खो दिए जो PCB से नाराज होकर इस्तीफा देके चले गए। तो इसका मतलब PCB में गवर्नेंस का इशू है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को अगर हमने खड़ा करना है तो प्रोफेशनल बुनियादों पर खड़ा करना होगा। मेरे ख्याल में अच्छे फॉरेन कोचेस को लाना पड़ेगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आपने नाम पूछा थोड़ी देर पहले, इरफान खान नियाजी पाकिस्तान की वनडे टीम में पिछले दिनों शामिल थे, उनको हमने मौका नहीं दिया। अब्बास आफरीदी वो अचानक इग्नोर हो गए। तो हमारे पास ऐसा नहीं कि ये नहीं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते, लेकिन इससे बेहतर हम टीम सिलेक्ट कर सकते थे जो की नहीं। सही है, ठीक है। अच्छा, लास्टली भट्टी साहब, आज का मैच जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, कौन इख्तिताम जो है जीत पर कर सकता है, एग्जिट जीत पर कर सकता है इस टूर्नामेंट से? देखिए, पहले तो आप दोनों इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, बारिश का बताया ना कि जो मैं तो देख रहा हूँ वो तो आज दोपहर से फिर मुसलसल शाम 7-8 बजे तक। तो मेरा ख्याल में अगर पाकिस्तान विनिंग नोट पर ये चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तिताम करे, चले टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन एक रमजान शुरू हो रहा है, लोगों ने ऑन ए लाइटर नोट लोग अब ये भी कह रहे हैं कि चले अब क्रिकेट तो हमारी खत्म हो गई, अब हम इबादत पे फोकस करते हैं। तो हम रोजे नमाज रखे, पढ़े और रखे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान आज अच्छा खेले, जीत जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं भट्टी साहब, पाकिस्तानी टीम को अच्छा खासा ये क्रेडिट है खुदा की याद हमारे दिल में जगाने का। अब आम दिनों में कम भी याद आए ना तो मैच देखते हुए जरूर दिल धड़कता है और इंशाल्लाह माशाल्लाह निकलती रहती है हमारे मुंह से। ये क्रेडिट पाकिस्तान टीम का है बहरहाल, लेकिन बांग्लादेशी भी हमारे मुसलमान भाई है, अब ये तो उधर भी मामला जा रहा है।
हाँ बिल्कुल, अब दुआओं का वक्त गुजर गया, अब तो दवा का वक्त है, और दवा भी वो जो मरीज को खड़ा कर सके। दवा से भी मेरे ख्याल से भट्टी साहब आगे चले गए ना, अब तो सर्जरी, लेजर सर्जरी, प्लेटलेट्स या फिर बाईपास तक की नौबत आ गई है जी। पाकिस्तान क्रिकेट अब आईसीयू में है, इसको वेंटिलेटर से हटाना है, हटाना है। डॉक्टर अच्छा सा कोई चाहिए हमें, सर्जरी अच्छा करने वाला। भाई साहब थैंक यू वेरी मच। इतना अफसोस होता है कि आप जूनियर एक्सपर्ट्स और जितने लोग हैं उनके साथ हम बात करते हुए हम बाज़-औक़ात क्रिकेट को पाकिस्तान के ऐसे डिस्कस करते हैं कि दिल दुखता है अंदर से, यार इतनी अच्छी हमारी टीम है। उसकी वजह ये है कि हम मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, और क्रिकेट लविंग नेशन है। जब टीम अच्छा नहीं खेलती है, जो एक वक्त में नंबर 1 हुआ करती थी और जिससे बड़ी उम्मीद है हमें, अगर वो अच्छा नहीं खेलते तो डेफिनेटली दुख तो होता है। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वंस अगेन थैंक यू सो मच। मेडिकल का और खून का आप तस्करा कर रही थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे पास एक सेगमेंट भी है छोटा सा, हमारा एक पैकेज लाइनअप है। 2 दिन पहले आज से एक ड्राइव हमारे हम नेटवर्क में इसका इनेकाद किया गया, साल में 2 मरतबा इसको मुनक्किद किया जाता है, और वो है ब्लड डोनेशन के लिए। मुख्तलिफ हमारे जो हम नेटवर्क के एम्प्लॉइज हैं, हमारे न्यूज़ चैनल से भी, एंटरटेनमेंट की भी पूरी टीम हमारी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम आवर सीईओ टू द एनीवन, यू नो, सब लोग जाते हैं हम फैमिली के और वो ब्लड डोनेट करते हैं। इस दफ़ा भी इस ड्राइव का एहतमाम किया गया, साल में 2 बार होती है, और मैंने वहाँ पे जाके एक्चुअली छोटा सा पैकेज आपके लिए बनाया, उन लोगों से बात भी की। बोला आपने कैसे? मैंने मुझे अच्छा लगा ना, मुझे बहुत अच्छी ड्राइव है, नो डाउट अबाउट इट। आपको दिखाते हैं जरा वहाँ पे मनाजिर क्या आते हैं। सो आई एम देयर, देखिए। करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये कितने अरसे से हम कहते और सुनते आते हैं, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी इसका अमली मुजाहरा भी हमें देखने को मिलता है, और आज इसका अमली मुजाहरा हमें देखने को मिल रहा है हमारे हम नेटवर्क के ऑफिस के अंदर। इससे पहले भी, फॉर मी इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर हेयर ओबियसली, लेकिन इससे पहले भी एज़ यू नो आप ऐसी ड्राइव्स को देखते रहे हैं, सुबह से आगे में भी, ऑफ एंड ऑन हम न्यूज़ पे भी। हम नेटवर्क की कोशिश होती है हर साल कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे न सिर्फ इदारे के लिए, इदारे के एम्प्लॉइज़ के अंदर एक ह्यूमैनिटी का पहलू उजागर किया जाए, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको खून की ज़रूरत है उनकी मदद की जाए। मैं इस वक्त मूव कर रहा हूँ और आपको अंदर लेकर जा रहा हूँ हमारे ब्लड डोनेशन कैंप की तरफ। हर साल 2 मरतबा इसका इनेकाद किया जाता है, और इस मरतबा इसका इनेकाद इस्लामाबाद के साथ कराची में, लाहौर में, हमारे दीगर स्टेशन पे भी किया गया है। तो हम आपको थोड़ा सा एक तो इस कैंप की सिचुएशन दिखाते हैं, किस तरीके से हमारे जो कोलीग्स हैं यहाँ पे आके हिलाल अहमर के ताउन से लगे इस कैंप में अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और किस तरीके से वो यकीनी तौर पर ह्यूमैनिटी के लिए अपनी सर्विसेज यहाँ पे फराहम कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी देना है। आपको ये तीनों इस वक्त डेस्क नज़र आ रहे हैं, जो कि ओबियसली ऑपरेशनल डेस्क हैं, और इनके ज़रिए फर्दर जो ऑपरेशन है वो किए जा रहे हैं। कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का अमल होता है, कैसे आपका हेमोग्लोबिन पहले चेक किया जाता है, फिर ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। इन तीनों डेस्क का इंट्रोडक्शन भी आपसे करवाते हैं। हमारे साथ हिलाल अहमर की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी मौजूद होंगी, उनसे भी ज़रा बात करते हैं और आपको दिखाते हैं काम कैसे चल रहा है। सबसे पहले तो मैं बीइंग डॉक्टर, हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि ये ब्लड डोनेशन का जो प्रोसेस है ये कितना अच्छा है, कितना बेहतर है सेहत के लिए, और फिर एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको, ये भी बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हम बाय एनुअली हम नेटवर्क्स में ये ब्लड ड्राइव कंडक्ट करते हैं, एंड दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल कि बिफोर रमज़ान आप लोगों ने हमें ये ऑफ़र दी। ब्लड डोनेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेडिकली आपको बताऊं कि ये रेड सेल की प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का इंसिडेंस कम हो जाता है, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी एक बॉटल खून से 3 मरीज़ों की जान बच सकती है। जब इंसान खून देता है तो हम उसमें से रेड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को सेपरेट कर लेते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, जैसे थैलेसीमिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और गायनी के जो केसेस होते हैं उनको रेड सेल्स की ज़रूरत होती है। सिमिलरली जो बर्न के केसेस होते हैं या फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होती है, वो लोग प्लाज्मा उनको रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली डेंगू के आपको पता है कि डेंगू बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ऑन एंड ऑफ चल रहा होता है, तो उसमें प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपकी एक बोतल खून से 3 मरीज़ों की जान बच सकती है। इस वक्त हमारे साथ सीईओ हम नेटवर्क दुरैत कुरैशी साहब मौजूद हैं। उन्होंने अभी ब्लड डोनेट किया है। कैसे हैं आप सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल्सो एंड डोनेटिंग ब्लड। पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, और स्पेशली ये टाइम ऑफ द ईयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान जब आ जाता है ना तो लोग डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि रोज़े रख रहे होते हैं। तो इसलिए अभी जो हमने डोनेट किया है ये रमज़ान में, अल्लाह ताला जिन लोगों ने भी डोनेट किया है ब्लड उनका कबूल करे ये एक्ट। और मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से हम नेटवर्क हर साल हर एम्प्लॉई उसका डोनेट करता है खून, और ये साल में 2 दफ़ा होता है, और इस साल का ये पहला है।
एंड ऑफ फरवरी में, और इंशाल्लाह अगला फिर हम सितंबर में अगस्त में करेंगे। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। और अब सब लोग का बहुत शुक्रिया, और आप लोग भी खून का अतिया देते रहा करें ताकि पाकिस्तान में कभी कोई खून की शॉर्टेज से बीमार ना रहे, इसका इंतकाल ना हो, जान ना जाए। सो वी कैन सेव सो मेनी लाइव्स जस्ट बाय डोनेटिंग ब्लड। इस वक्त हमारे साथ हमारी न्यूज़ एंकर सीमल मीर मौजूद हैं। वो भी यहाँ पे आई, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। हमने कहा जरा एक तो सीमल से एक्सपीरियंस पूछते हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक 15 मिनट्स स्पेयर करके यूर सेविंग 3 लाइव्स। तो आई थिंक इस तरह की बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी होनी चाहिए, इवन इन यूनिवर्सिटीज़। भाई आप रज़ाकाराना तौर पे ये खून देने आए, बताइए। हमारी हम टीम का हिस्सा नहीं है, हमारी कोलीग हैं, उनके फैमिली मेम्बर हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ये तो बताइए पहले। और ये किसने आपको ड्राइव किया कि आप यहाँ पे खून देने आए? मैं जो है तकरीबन 20 साल से खून दे रहा हूँ। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि सबको खून देना चाहिए, क्योंकि नया खून जो है प्रोड्यूस होता है वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। आपकी बॉडी में से पुरानी चीज़ निकलनी चाहिए, जैसे पानी होता है किसी एक जगह से फ्लोइंग होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। और नया खून बनता है, आप में ज़्यादा एनर्जी आती है। आई एम ऑलरेडी फीलिंग लाइट। हम न्यूज़ की एक अच्छी बात है कि ये शायद गालिबन ये तीसरा साल है कि ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करते हैं, और आगे रमज़ान आने वाला है। बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पे ब्लड लगता है। तो ये जो फलाही इदारा है हिलाल अहमर, इनकी एक अच्छी ड्राइव है, इनका हमें साथ देना चाहिए, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को इस ड्राइव का हिस्सा बनना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान से पहले ब्लड डोनेशन का जो सिलसिला है मुकम्मल हो सके। हर साल ये ड्राइव होती है ब्लड डोनेशन की, एंड आई लव दैट। स्किन भी अच्छी हो जाती है, एक सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम सेइंग कि सबको आना चाहिए, ब्लड यहाँ पे देना चाहिए, बिकॉज आपके ब्लड देने से अगर किसी की जान बच जाती है, दिस इज़ द बेस्ट 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 वे ऑफ गिविंग ब्लड, ताकि आपका जो मकसद है वो ब्लड देने का पूरा। कैसा फील हो रहा है? आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम हम न्यूज़। इस तरह लोगों को मोटिवेशन मिलती है, और ख़वातीन को ख़ास तौर पे, क्योंकि वो ज़्यादातर हेजिटेट करती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, एज़ वी ऑल नो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द फिज़ीक ऑफ मैन एंड वुमेन। सो आई थिंक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ख़वातीन को मोटिवेट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए कि वो भी ब्लड डोनेट करें। सो या इट्स वेरी हेल्दी एज वेल। सो हैव यू एवर डोनेटेड योर ब्लड बिफोर, या आपकी पहली बार है? नो, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम, आई हैव डोनेटेड इट लास्ट टाइम एज वेल, दिस इज़ द सेकेंड टाइम। जी, अमेजिंग, सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, एंड इट्स वेरी हेल्दी। जैसे कि आप सुन भी रहे थे, तमाम लोग बता रहे थे, मैं बिल्कुल फख्र महसूस कर। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकी बिकॉज आई वाज नॉट देयर इन इस्लामाबाद। लेकिन जी, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूं। अगर आपको मौका मिले खून देने का तो लाजमी खून दीजिए, आपको सवाब भी मिलेगा, इसके साथ साथ इट्स वेरी हेल्दी, और किसी की जान बचाने का मौका मिलेगा तो। वैसे तो साल में कुछ लोग 4 बार भी दे सकते हैं, लेकिन 2 बार तो दे ही सकते हैं, 2 मरतबा दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मत दे दीजिएगा, अदरवाइज कुछ। खैर, इट वाज अ गुड एक्टिविटी। आप और सब ऑर्गेनाइजेशंस को इंस्पायर होना चाहिए हम नेटवर्क से, सब ऐसी ड्राइव्स का एहतमाम करें, फिर वॉलंटरीली जो भी देना चाहे जरूरी है। अब एक ऐसी खबर की तरफ चलते हैं जो काफ़ी दिन से हमारा खून जला रही है। एक ऐसा जुल्म सितम का वाक़या कराची में हुआ जिसने हमें हिला के रख दिया, दिलों को दहला के रख दिया। हम नौजवान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल की बात कर रहे हैं, मुसलसल खबरों में है। अब आपको कुछ अपडेट्स इस हवाले से आप तक पहुँचाते हैं। एक ऐसी पहलू पर इसकी बात करेंगे जो बहुत ही अहम है, और ये वो एस्पेक्ट है जो नशे और जुर्म का चौली दामन का साथ आपस में बता रहे हैं, और अब इस केस का बड़ा क्लोज लिंक उससे जाहिर होना। वैसे बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन हमने सोचा कि इस पहलू के ऊपर हमें लाजमी बात करनी चाहिए कि जहां पर नशा होगा, नशा व अशिया का इस्तेमाल होगा, वहां पर जुर्म भी आ ही जाता है। उसी वक्त नहीं तो कुछ वक्त गुजरने के बाद सामने आ ही जाता है। तो मुलजिम अरमगान जो है वो नशे का आदी है। वो ना सिर्फ 8 साल से खुद नशा कर रहा है, बल्कि मुनशियात फरोशी में भी मुलव्विस है, और बाकायदा सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी मुनशियात को दरामद करता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक SSP सिंध पुलिस नियाज खूब। उनसे ज़रा इस एक पहलू के ऊपर बात करते हैं कि नशा और जुर्म जो है, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का ताल्लुक किस तरह से है, और जो भी नशा करता है वो किस तरह से उसके लिए रास्ते आसान होते जाते हैं, मैं ये कहूँगी, जुर्म की तरफ जाने के लिए। नियाज साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस इंतहाई अनफॉर्चुनेट, दिल दहला देने वाला वाक़या, हमारे माशरे के कई जो है खराबियों को इसने उजागर भी किया है,
लेकिन इस पहलू के ऊपर खासतौर पे बात करेंगे, मुनशियात का इस्तेमाल और उसके बाद जराइम तक आना, ये इस पहलू को आप कैसे देख रहे हैं? मोहतरमा देखिए, मंशियात का इस्तेमाल जो हो रहा है पाकिस्तान में बिल्कुल आज़ादाना तरीके से हो रहा है। तो चले मंशियात के इस्तेमाल के लिए तो इदारों को बहुत ज़्यादा जब मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके इस्तेमाल उसका कम होगा। लेकिन जो मंशियात लोग सप्लाई कर रहे हैं, वो जो मंशियात की सप्लाई है वो इदारों की जो है ना, वो मिली भगत और उनकी इजाजत बगैर वो पॉसिबल है नहीं। अब जैसे अगमान केस में है, इसमें मंशियात जो है सारी वो कोरियर के थ्रू वो अमेरिका से आ रही है, कैलिफोर्निया से। माय गुडनेस। अब वो उसमें कस्टम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। अगर कस्टम डिपार्टमेंट की आप बात देखें कि आप अगर दुबई चली जाएं, वहां से एक मोबाइल फोन अपने जाती इस्तेमाल के लिए खरीद के लाएं, तो कस्टम वाले आपको एयरपोर्ट पे वो अलाउ नहीं करेंगे, वो आपसे ले लेंगे। लेकिन मंशियात किस तरह जो है इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और बाहर के ममालिक से यहाँ कैसे आ रही है? मतलब इस केस में तो पहले ये बातें जरा उसमें पब्लिक नहीं थी, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, इवन हमारे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि बाहर मुल्क से और कैलिफोर्निया से वो इस तरह से ड्रग्स जो है थ्रू कोरियर पाकिस्तान पहुंच रही हैं और यहाँ बिक रही हैं। लेकिन अरमान केस के बाद जो है वो मुलजमान को जब को इंट्रोगेट किया गया है तो वो बात सारी सामने आ गई है कि किस तरह जो है वो ड्रग्स का इम्पोर्ट वहाँ से हो रही है और कोई इदारे कह नहीं रहे उनको। और इवन यहाँ जिस धरने से DHA में डिफेंस में बैठ के अरमान वो इतने बंदे रखे हुए थे, गैर कानूनी कारोबार कर रहा है, मंशियात फरोख्त कर रहा है, और तो उसको जो इदारे हैं, इवन हमारा पुलिस हो गई, इसके पीछे जो कार्टल्स मौजूद हैं, जो माफियाज मौजूद हैं, जो आप बता रहे हैं कोरियर के थ्रू भी मनशियात अगर पाकिस्तान में पहुंचती रही हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आपकी इल्म में है इस तरह की कोई बात? नहीं मतलब देखिए, अब ये केस जो है, इस केस के मकसद है कि एट ए टाइम 4 जो इदारों को तफ्तीश करनी चाहिए थी, इसकी अरमान को इंट्रोगेट करना चाहिए था। अब सिर्फ एक ही इदारा है, पुलिस उसको देख रही है। अब दूसरा जैसे ANF है, FI है या बलूचिस्तान पुलिस है, वो उन लोगों ने अभी तक। तो खोसा साहब, आपने भी बहुत टेक्निकली केसेस को आई बिलीव अपने करियर के बीच में हैंडल किया होगा। जिन खतूत पे इस वक्त इस केस की तफ्तीश हुई है और अब तक जितने नुकात पुलिस सामने लेके आ पाई है प्रोसिक्यूशन, आपके ख्याल में जब ये अदालत के सामने ये मामला जाएगा, पुलिस इस पोजीशन में होगी कि इसको गिल्टी साबित करा पाए? अब तक इतने प्रूफ्स पुलिस के पास आपके ख्याल में आ गए हैं, द नॉलेज दैट यू हैव पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर? जब ये केस अदालत में जाएगा तो वो ये तो मुल्जिम तो बरी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो ब्लंडर हुआ है या पुलिस की तरफ से जो गलती हुई है, तो उसमें जो इसके ऊपर गवाह रखे गए हैं अरमान के ऊपर, वो अरमान के ही मुलाजिम हैं। अब वो किसी केस की तफ्तीश के दौरान जो मुल्जिम का कोई करीबी साथी, करीबी दोस्त या ताल्लुकदार या मकसद उसका कोई दूर का भी अगर ताल्लुक होता है ना, तो उसको गवाह नहीं रखा जाता उसके खिलाफ। जो आगे चल के उसने होशाइल हो जाना है, उसके साथ होशाइल होके को अदालत में बयान देना है कि भाई मुझे तो पुलिस ने जबरदस्ती बयान दिलवाया है। अच्छा, तो वो तो उसके खिलाफ कोई गवाही आएगी नहीं। चले अल्लाह करे खोसो साहब सूरत हाल मुख्तलिफ हो। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे हमारे साथ बात की। उमूमी तो ये नेटवर्क पता है कैसे चलते हैं? ये जो लोग नशा बेचते हैं ना, ये अपने यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स को इन्वाइट करते हैं, खासतौर पर जो नाइट आवर्स के अंदर कॉल सेंटर्स में यंगस्टर्स जॉब करते हैं, उनको बुला के पहले अपने यहाँ पार्टी वगैरह करवा के नशे पे लगाया जाता है। अच्छा, फिर उनको बेचा जाता है और फिर आगे चेन बनाई जाती है कि वो आगे बेचें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बच्चों के, मैं तो सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि जो जवान भी हो जाए उनके ऊपर भी नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खुद भी अपने आप को देखते रहना चाहिए कि आप किस तरह। खास तौर पर जिन लोगों के बच्चे रात को जॉब्स कर रहे हैं, कॉल सेंटर जॉब्स बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, प्लीज कीप एन आई ऑन देम कि वो क्या कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हाल ही में जो समंदरी हमारा शोबा है इसकी मुकम्मल बहाली के हवाले से एक जामे मंसूबे की मंजूरी दी है और इसका मकसद जो मौजूदा 2610 अरब रुपए की आमदनी है जो कि सेल्फ बहुत ह्यूज है, इसे 9000 अरब तक ले जाने का मंसूबा है और इसमें मुख्तलिफ बंदरगाहों का इंतज़ाम है, आमदनी में इजाफा है, इनकी डिजिटलाइजेशन है, इनको डिजिटाइज करना है, जहाज़ साजी है, जहाज़ तोड़ने की सनत है, फिर माहीगीरी है, आबी ज़राअत है, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिस पर खास तवज्जो दी जाएगी और 120 से ज़ायद ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं और उसमें ओब्वियसली पाकिस्तान जो मेरी टाइम है या सी पोर्ट अथॉरिटी है उसका क़याम भी है, फिर पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट एंड लॉट्स ऑफ सच इनिशिएटिव्स जो कि इसको बड़ा हेल्प करेंगे। बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जो है अब कोशिश कर रहा है कि ब्लू इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा काम कर सके और पाकिस्तान की पोर्ट्स जो हैं वो इस तरह की पोर्ट्स हैं जो बहुत फ़ायदा दे सकती हैं अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसके ऊपर हम कुछ बात कर लेते हैं। हमारे साथ मेरी टाइम अफेयर्स वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ के अंदर, उनसे इस बारे में बात करते हैं। एडमिरल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो 2600 अरब से 9000 अरब तक ले जाने का जो ये प्लान बनाया गया है, इज इट टू एस्पायरिंग या फिर डूएबल है, इजीली हो जाएगा? डूएबल तो डेफिनेटली है क्योंकि मैरीटाइम सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और जिस तरह भी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इसके चंद जो ज़्यादा अहम सेक्टर्स हैं उन पे भी फोकस किया जा रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक मैरीटाइम टास्क फोर्स बनाई थी पिछले साल अगस्त में, 3 महीने का टाइम था, 3-4 महीने में उसने अपनी सारी स्टडीज़ वगैरह करके विज़िट करके सारे पोर्ट्स में कि जो भी उनमें कमी बेशी थी उन सारों की रिपोर्ट की प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई थी और उसमें सॉल्यूशंस भी अपनी तरफ से बताए गए थे कि क्या होते हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया था। अभी उसकी आम तौर पे होता है कि रिपोर्ट बन जाती है तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारा मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन करने। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनाई हुई है जिसमें टाइम लाइन के साथ जो उसकी मीटिंग्स होती रहती हैं और उसमें प्रोग्रेस को चेक किया जा रहा है कि किस तरह से प्रोग्रेस हो। तो जैसे आपने कहा कि इसमें ये जो 5 सेक्टर्स रफली कह लें कि पोर्ट्स, तीनों पोर्ट्स, शिपिंग जो कि अभी फ़िलहाल हमारे पास PNSC है, कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आए, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग जिसको शिप ब्रेकिंग भी कहते हैं वो, और फिशरीज़, ये चंद एक अहम टॉपिक्स हैं जिन पे कि ये ज़्यादा फोकस होगा। और इन सब टॉपिक्स में इन तमाम सेक्टर्स में बहुत स्कोप है आमदनी बढ़ने का। एग्जैक्ट फिगर्स कैन डिफरेंट, वो तो कम भी बेशी हो सकती है, लेकिन सब में मैं मोटा आपको इसका एक मिसाल बताऊं कि जबली अली दुबई की पोर्ट है, एक पोर्ट है और वो आर्टिफिशियल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट नहीं है, बनाई गई पोर्ट। और जबली अली और उसके साथ जो फ्री जोन है वो दुबई का तकरीबन 50% GDP सिर्फ उस पोर्ट से। अच्छा एडमिरल साहब, एक बात का तुम्हें मालूम है कि हमारी जो पोटेंशियल है इस पोर्ट की इनकम को लेकर वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कुछ की कॉजेज़ पूछूं आपसे, रीजंस पूछूं कि अब तक हम इसको उस पोटेंशियल के मुताबिक इस आमदनी को टैप क्यों नहीं कर पाए, तो क्या कहेंगे आप? एक तो ओवरऑल, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि एक तो ओवरऑल हमारे नेशनल लेवल पे मैरीटाइम सेक्टर की अवेयरनेस नहीं है या नहीं थी, और ये अभी अगर इस अवेयरनेस आ रही है और पूरी दुनिया में ब्लू इकॉनमी का भी आपने सुना होगा, तो वही जो मैरीटाइम से रिलेटेड जो है इसीलिए उसको ब्लू इकॉनमी कहा जाता है क्योंकि 71% से ज़्यादा प्लैनेट के जो है वो समंदर है, पानी है, तो क्योंकि ब्लू होता है तो इसीलिए उसको ब्लू इकॉनमी के नाम से कहा जाता है। तो ब्लू इकॉनमी में पूरी दुनिया की तवज्जो है और हमारी भी तवज्जो होनी चाहिए। पोर्ट्स में जैसे कि मैंने कहा कि रिपोर्ट में भी लिखा गया कि सर्वे किया गया है, उसको विजिट किए गए, सारे प्रोसेसेस को देखा गया है, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और ये जितने ये मैरीटाइम के सेक्टर हैं ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इन सब को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से अगर आगे बढ़ाया जाए तो तभी बेहतर। लेट्स से कि शिप बिल्डिंग है तो शिपिंग से भी रिलेटेड है, पोर्ट्स, शिप्स आएंगे तो पोर्ट्स में आएंगे वगैरह वगैरह, फिशिंग बोट्स बनेंगी तो तो तमाम सेक्टर इंटरलिंक्ड हैं, तो इसको एक कोऑर्डिनेटेड मजबूत तरीके से इस सारे निज़ाम को चलाने का। तो अभी कोशिश ये है, जो रिकमेंडेशन भी हैं वो ये है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी बनाई जाए ताकि इन तमाम शोबों को वो फोकस तरीके से देखें और ऑर्गेनाइज तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तभी उनसे ज़्यादा वो फ़ायदे हासिल होंगे। और दूसरी कोशिश ये है कि उस सारे सेटअप को जैसे पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी की जिसकी बात होगी उसको कॉर्पोरेट बेसिस पे चलाया जाए, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रोसीजर भी नहीं। हमारे मिनिस्ट्रीज बहुत अच्छा काम करती हैं उनको, लेकिन गवर्नमेंट के तरीक़ेकार पूरी दुनिया में ही बहुत कम्बरसम होते हैं और डिले होते हैं फैसलों वगैरह। ये
पूरा प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटी है सारी की सारी, तो इसको इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है एडमिरल साहब, लेकिन ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो आगे भी जानी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स रेकमेंड करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से इसके ऊपर काम हो सकता है। तो रिकमेंडेशंस आगे भिजवाई गई हैं, बताया गया है कि ये किया जा सकता है हमारी ब्लू इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। ये रिकमेंडेशंस एक्चुअली जब टास्क फोर्स भी बनी, उस टास्क फोर्स के फिर सब ग्रुप्स बना लिए गए थे इन तमाम सेक्शंस के, और उन तमाम सेक्टर्स में, सब सेक्टर्स में कह रहे हैं कि जो भी उनके एक्सपर्ट्स थे उनको उसमें शामिल किया गया था। उन सारों के लिए एक कंबाइंड एफर्ट है बेसिकली। अब तो इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला स्टेज है ताकि उसको देख रहे हैं। जिस तरह कि मैंने अभी पोर्ट्स का कहा, एक जबली अली की मिसाल दी, तो हमारी तो 3 पोर्ट्स हैं और फिर डीप वाटर्स में हैं, खुले समंदर में हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसी तरह से हमारी शिपिंग, हम सालाना मुख्तलिफ अंदाजे हैं कि 5 बिलियन से 8 बिलियन तक जो हमारे फ्रेट चार्जेस हैं, जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, वो फॉरेन कंपनीज को दे रहे हैं। हमारा जितना ये सी बोन ट्रेड है, उसका हमारी PNSC सिर्फ कोई 10% प्लस माइनस 1% होता रहता है, उससे ज़्यादा नहीं कैरी कर सकती। तो PNSC को भी बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसको इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर को। एडमिरल साहब, आपने जिक्र किया दुबई पोर्ट का। हमारे पास और भी इसके अलावा जैसे सिंगापुर की भी बात कर रहे थे हम, मिसालें मौजूद हैं, मॉडल्स मौजूद हैं जिनको देखते हुए हम अपनी पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि उन मॉडल्स से फ़ायदा भी उठाना चाहिए? जी बिल्कुल। एक तो ये कि जैसे कि वो मिसालें मौजूद हैं, वो मिसाल मौजूद है, सिंगापुर है, बहुत सारी दूसरी पोर्ट्स हैं जो दुनिया में से रखेंगे। दूसरा एक पोर्ट के साथ जैसे कि क्योंकि दुबई का ही अब जिक्र हुआ, दुबई की जो ओरिजिनल पोर्ट थी वो पोर्ट राशिद थी, वो अभी भी है। पोर्ट राशिद में जब कंजेशन होने लगी तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि जी नई पोर्ट बनाए, उन्होंने जबली अली बना ली, और पोर्ट राशिद को सिर्फ डिक्लेयर कर दिया गया कि ये क्लीन पोर्ट, यानी कि क्रूज़ शिप्स और नेवल शिप्स वगैरह इस किस्म का आएंगे ताकि वहाँ गंद ना फैले, और जबली अली में सारा कार्गो वहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान तरीके से पोर्ट का भी आ रहा है, उसी के साथ फिर फ्री जोन भी बना दिया गया। ओमान, हमारे मैं रीजनल कंट्रीज़ की मिसालें दे रहा हूँ, दूसरों को तो छोड़े। ओमान गए, इसी तरह से इनकी पोर्ट मस्कत थी जो उनका कैपिटल भी था, वही सारी सबसे अहम पोर्ट थी। अगेन वो कंजेशन वगैरह जब उसकी हुई तो उन्होंने दूसरी पोर्ट्स का किया, इसको पोर्ट ऑफ मस्कत को क्लीन पोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया, और खुले समंदर में सलाला बनाया। सलाला पे पूरा फोकस है कि सलाला सब ट्रांसशिपमेंट करता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से हमारे पास भी आते हैं, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में भी फिर वहाँ से सामान जाता है। और मस्कत से नॉर्थ में उन्होंने सकर और दूसरी पोर्ट्स बना ली, जो डोमेस्टिक कार्गो वो सारा वहाँ जाता है, यानी कि एक नेशनल लेवल पे एक प्लान तरीके से, क्योंकि इस पोर्ट एक बड़ा इस चीज़ पे फोकस है। एक बड़ा अहम नुकता इसमें, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस यू राइट। एक बड़ा अहम नुकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पहलू का। दीगर शोबों में तो हम बात करते हैं, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, तो इसके क्या इम्कानात मौजूद हैं, और क्या इस सारी सूरत हाल के बाद जो प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, इम्कानात बढ़ जाएंगे बैरूनी सरमायाकारी के, अगर इसको हम देखें तो? जी डेफिनेटली। एक छोटी सी मिसाल दूँ कि अभी हमारा बहुत सारा कार्गो है जो है वो पहले जबली अली पे जाते हैं बड़े जहाज़, और वहाँ से फिर हमारे पास दोबारा आते हैं। जबली अली वगैरह गल्फ़ एक रिस्ट्रिक्टेड वाटर है बेसिकली, हुर्मुज़ का प्रॉब्लम उनको हमेशा था, हुर्मुज़ क्रॉस करके अंदर जाना था। हमारे तो ओपन सी में है, तो अगर हम उस किस्म की फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें तो ये बेहतर नहीं होगा? पूरी दुनिया के जो बड़े जहाज़ जो मदरशिप्स जो हैं वो आके यहाँ पर डिस्चार्ज करें, और यहाँ से फिर छोटे जहाज़ लेके गल्फ़ में जाएँ, बजाय इसके कि उल्टी गंगा बहे और वहाँ से पहले वहाँ जाते हैं फिर वहाँ से यहाँ पर सामान है। तो स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ पोर्ट्स का, इसी तरह से शिप बिल्डिंग का मैंने जिक्र करूँ। शिप बिल्डिंग का एक छोटी सी मैं मिसाल आपको बताऊँ कि जो ऑयल टैंकर्स हैं, सुपर टैंकर जो बड़े बड़े टैंकर्स हैं, वो उनको भी रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन एडमिरल साहब, एक और भी तो मसला है ना, ज़मीनों पर कब्जे भी हो जाता है। रिसेंटली आपको पता है पोर्ट कासिम की ज़मीन के ऊपर जो बात की जा रही थी कब्जे की और सस्ते दामों बेचने की, ये वाले मसले भी तो मौजूद है ना, जिसकी वजह से चीज़ें मुतासिर होती हैं। जी, पोर्ट कासिम में भी है, KPT की ज़मीन का बहुत सारी ज़मीन पे क्योंकि ओवरऑल हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट का इशू है, और तो अगर हम उसको सही तरह से मैनेज करें और जो भी इलीगल चीज़ें हैं उनको हटाया जाए, और इसी तरह से पोर्ट कासिम का आपने कहा जो इंडस्ट्रियल जोन है पोर्ट कासिम में, उनको जिन को भी वो प्लॉट्स अलॉट हुए हैं, जिस किस्म के भी फैक्ट्री लगाने के लिए, जिस किस्म के कारोबार के लिए,
और एक टाइम लाइन के हिसाब से होता है कि इतने अरसे के लिए वो डेवलप करें। तो उसमें जो है ना वो लीज जिस मकसद के लिए दी गई है वो मकसद उतने सालों में अगर पूरा नहीं हो रहा है उसके साथ तो हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए। या वो काम नहीं करे तो दूसरे को दे दें। जैसे जब डेली की फिर मिसाल वापस आई, उनका जो फ्री इकोनॉमिक जोन जो है आधी से ज़्यादा इनकम रिपोर्ट और उसकी आधी उसकी है आधी उसकी है। तो हमारे इन पे भी हो, अगर वो किसी ने प्लॉट लेके रख लिए हैं लेकिन आगे वो काम आगे उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है तो फिर डेफिनेटली इसका फायदा नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से रहनुमाई की आपने। आई विश के ज़्यादा वक्त तो इस पर मजीद बात करें, लेकिन हम बात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। एक क्विक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ आपकी हेल्थ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपकी किडनीज को डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आइए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने बता ही दिया था कि हम आपकी हेल्थ को, आपके गुर्दों को डिस्कस करने लगे हैं, तो थोड़ी सी ज़रा रिसर्च आपके सामने रखते हैं कि दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 84 करोड़ अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज से मुतासर हैं। यानी दुनिया में हर 10 में से एक फ़र्द को गुर्दों की कोई ना कोई बीमारी लाहक है। दुनिया में मौत की 10 वजूहात में गुर्दों की बीमारियाँ 7वें नंबर पर हैं। गुर्दों की बीमारियों में इजाफे की एक वजह यह भी है कि ये अमराज इब्तदाई मराहिल में इतने ज़्यादा हमें ना संजीदा नजर नहीं आते, बहुत हम लाइटली लेते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अगर सही तरह से इलाज नहीं करवाया जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली जाएगी, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो हमने सोचा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आम अमराज कौन से हैं और फिर उनकी तशखीस कैसे मुमकिन है, इसी हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर यासिर इकराम मौजूद, उनसे ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे कॉमन डिजीजेज जो इससे लिंक्ड है गुर्दों से, किडनी से, वो पूछूं, कौन सी हैं वो बीमारियाँ, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग दिस शो। हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इस रीजन में मोस्ट कॉमन किडनी कंडीशंस हैं। उनमें से कुछ कंडीशंस जो मेडिकल हैं और कुछ सर्जिकल हैं। लाइक बीइंग अ यूरोलॉजिस्ट मेरा तो ज़्यादा एनकाउंटर होता है सर्जिकल कंडीशंस, लेकिन पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे मेडिकल कंडीशंस को। मेडिकल कंडीशंस में जो मोस्ट कॉमन है वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, और ये दो चीज़ें हमारी सोसाइटी में मोस्ट ओवरलुक्ड हैं। बहुत से लोग उनको सीरियस नहीं लेते, बहुत से लोग उनको सीरियस थोड़ा सा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते और प्रिकॉशंस जो करनी है, जो परहेज़ करना है, वो चीज़ें नहीं करते। तो होता क्या है कि इनिशियली हमारे बॉडी में रिजर्व्स होते हैं और बॉडी उनको इन डिजीज़ को कोप कर रही होती है, बट विद टाइम जब हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, थोड़ा बॉडी में अदरवाइज विद एज एक डिक्लाइन आता है, देन वी गो इन अ डाउनफॉल। तो इसमें तो एक मेजर बात यह है कि हमें डिजीज़ को ट्रीट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, स्पेशली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में। अगर हम थोड़ा सर्जिकल एस्पेक्ट पे आएँ तो मोस्ट कॉमन कंडीशंस जो हम सर्जिकल क्लिनिक्स में देखते हैं यूरोलॉजी के, उसमें किडनी स्टोन्स और अदरवाइज किडनी ट्यूमर्स, ब्लैडर ट्यूमर्स, ये कॉमन कंडीशंस हैं। तो ये सब डिजीज़ेज जो हैं, स्पेशली मैंने बात की जैसे अगर स्टोन्स हैं, अगर किडनीज को टुवर्ड्स फेलियर लेके जाएं, ठीक है, और इवेंचुअली डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ऐड अप होती हैं। और कितने भी किडनी ट्यूमर्स हो गए, ये कॉमन बीमारियां जो गुर्दों की आपके पास आती हैं। अच्छा, हम क्या समझे डॉक्टर साहब, गुर्दे जो हैं क्या सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी इफेक्ट होते हैं। फिर कुछ लोगों को हर छोटी सी भी कोई चीज़ हो जाए, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो दवाइयों की वजह से भी आपके गुर्दे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है, सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी में हर पार्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, तो किडनी बीइंग वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको ये ज़रूर कह सकते हैं इट्स एन एंड ऑर्गन, क्योंकि जो भी हम खाएं पिएंगे, जब भी हम कोई मेडिसिन लेंगे तो मेजॉरिटी किडनी में से ही फिल्टर आउट होगा। तो जैसे आपने बात की कि हम लोग जैसे पानी कम पीते हैं, तो डिहाइड्रेशन इज़ अ की फॉर किडनी डैमेज, तो हमें हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए अपनी, ठीक है। अदरवाइज़ कोई भी मेडिसिन लेते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि लोग पेन किलर्स को लाइक कैंडीज लेते हैं, ठीक है। पेन किलर्स मेजॉरिटी जितने भी हैं सब किडनीज को डैमेज करते हैं। अच्छा, तो हमें उनको बहुत आई थिंक हमारा की टेक अवे यही है डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली। आई विश हमारी इस पे ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन टाइम कम है अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने सवाल से रहनुमाई की। हम कोशिश करेंगे कि और निश्चित डॉक्टर साहब के साथ रखें और इस पे बात करें। रोज़े आ रहे हैं, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेट रखें और पेन किलर से बचें जितना बच सकते हैं। वक्त खत्म हो गया, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।